अध्याय 2381 किंगीज मेरी रक्षा करो, जाओ जाओ जाओ। सभी शाही बच्चों ने न तो धीमी और न ही तेज गति से चढ़ाई की। युवराज बाई वेईजी सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन आधे रास्ते पर पहुंचते ही उनकी पंक्ति बदलने लगी। पहाड़ की सीढ़ियों के बीच में एक पत्थर की पट्टिका थी। उस पर लिखा था, तलवार की तरह सोचते हुए आधा पहाड़ पार करो। हान सेन को इसका मतलब समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही वे पट्टिका के पास से गुजरे, सभी ने तेजी से चलना शुरू कर दिया। राजकुमार 4 और राजकुमारी 2 युवराज बाई वेईजी के आगे निकल गए। बाकी शाही बच्चे भी पीछे हटने लगे। समूह पैदल यात्रियों के बिखरे हुए समूहों में फैलने लगा, इसलिए अब वह आधे रास्ते से पहले जितना व्यवस्थित नहीं था। राजा के राज्य के कुलीन लोग, जो अब तक अधूरे मन से देख रहे थे, अब पूरी तरह जागते हुए लग रहे थे। बेशक उनका ध्यान उन 2 शाही बच्चों पर था, लेकिन उनमें से कई हान सेन पर भी उतना ही ध्यान लगाए हुए थे। आखिरकार हान सेन पिछले दिन उद्घाटन समारोह में बहुत घमंडी लग रहा था। अगर अब उसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो यह एक शर्मनाक मजाक बन जाएगा। भाई 16, देखते हैं कौन पहाड़ की चोटी पर तेजी से पहुंच सकता है। बाई किंग जिया ने अपने पैर तेजी से बढ़ाए और तेज तलवार की तरह पहाड़ पर चढ़ गया। हान सेन प्रतियोगिता के लिए राजी हो गया और वह थोड़ा तेज भी चलने लगा। उसे भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। हान सेन को अब भी समझ नहीं आया। पहले तो वे सब पहाड़ पर आसानी से चढ़ रहे थे, अब वे तेज चलने के लिए इतनी ऊर्जा क्यों खर्च कर रहे थे। वे रास्ते के सबसे कठिन हिस्से तक नहीं पहुंचे थे, जिसका मतलब था कि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। चाहे ये कितना भी बेतुका लगे, क्योंकि बाकी सब तेजी से दौड़ रहे थे, हान सेन खुद को पीछे नहीं रहने दे सकता था। उसे यह मौका लेना ही था, वरना उद्घाटन समारोह में उसने जो शेखी बघारी थी वह बेकार हो जाती। हान सेन ने अपनी जल क्षेत्र शक्ति का प्रयोग किया, अपने विरुद्ध आ रहे प्रतिरोध को तोड़ने और आगे बढ़ना आसान बनाने की कोशिश में। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, प्रतिरोध उतना ही बढ़ता गया। उसने पहले ही बहुत ऊर्जा खर्च कर दी थी और वह अपनी वर्तमान गति से ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ पा रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह आगे चल रहे राजकुमार 4 और राजकुमारी 2 के साथ नहीं जुड़ पाएगा। हो सकता है कि वह बाकी अर्धदेवीभूत शाही बच्चों से भी पीछे छूट जाए। उनकी शक्तियों को देखते हुए वे अर्धदेवीभूत शाही बच्चे दूसरे दर्जे के राजाओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। हान सेन सिर्फ अपनी कच्ची ताकत से उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। हान सेन ने एक पल सोचा और फिर अपने किंग एरिया को छोड़ दिया। उसने झरने जैसे प्रतिरोध को अपने ऊपर गिरने दिया। जब वह शक्ति उस पर छा गई तो उसके शरीर में मौजूद किंगीज सोने की तरह चमक उठा और हान सेन के खून में उमड़ पड़ा। किंगीज के प्रभाव में हान सेन को लगा कि प्रतिरोध कम हो गया है। हालांकि वह अभी भी था, पर काफी कम हो गया था। अगर वह प्रतिरोध पहले एक बड़ी नदी जैसा था तो अब एक छोटी सी धारा जैसा था। वह हान सेन के टखनों से ज्यादा ऊंचा नहीं था और बस एक मामूली सी समस्या थी। हान सेन ने कुछ नहीं कहा। अपने अंदर की सुनहरी किंगीज की शक्ति का आह्वान करते हुए वह प्रतिस्पर्धा के खिलाफ आगे बढ़ा। अचानक वह बाई किंग जिया को धूल चटाते हुए आगे बढ़ गया। आगे चल रहे राजकुमार और राजकुमारियां बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन अचानक पीछे से आती उन्मत्त कदमों की भगदड़ ने उनका ध्यान भंग कर दिया। आवाज इतनी चौंकाने वाली थी कि उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि आवाज कहां से आ रही है। वहां उन्होंने हान सेन को सुनहरी रोशनी से चमकते हुए पागलों की तरह आगे बढ़ते देखा। वह उनके आगे निकल गया। हान सेन की तुलना बाकियों से करना स्पोर्ट्स कार की तुलना लॉनमूवर से करने जैसा था। पीछे बैठे शाही बच्चे उस तेजी से गायब होती परछाई को अविश्वास से घूर रहे थे। वे मानो स्तब्ध रह गए थे। वे लगभग भूल ही गए थे कि उन्हें खुद भी चलते रहना है। इससे पहले किसी ने किसी को रोड बोन पथ पर इस तरह दौड़ते नहीं देखा था। यहां तक कि देवता माने जाने वाले कुलीन लोगों को भी उस रास्ते के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। किसी को भी अधिकतम गति तक पहुंचकर पहाड़ पर तेजी से नहीं चढ़ना चाहिए था, लेकिन हान सेन ऐसे भागा जैसे उसे कोई रोक टोक ना हो। उसके पैर ऐसे दौड़ रहे थे जैसे कोई जंगली घोड़ा लगाम से छूट गया हो। यहाँ राजकुमार 16 फटने वाला है। हे भगवान, वह तो बहुत ताकतवर है। क्या यह उन सभी किंगीज की सुरक्षा है? ऐसा लगता है कि वे रोड बोन माउंटेन की शक्तियों के विरुद्ध काम करते हैं। रोड बोन शक्तियां उसे रोक नहीं सकती। उस गति से अगर वह आगे बढ़ता रहे तो शायद वह आगे चल रहे 2 देवताओं को पीछे छोड़कर पहला स्थान प्राप्त कर ले। उसकी किस्मत ही कमाल की है। ये उसकी असली ताकत नहीं है।
अगर वो दौड़कर ऊपर तक भी पहुंच भी गया तो भी इस दौड़ में वो सिर्फ पहला स्थान ही जीत पाएगा। परीक्षाओं में उसके लिए और भी कई परीक्षाएं और काम हैं। वो सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं रह सकता। और कौन जाने वो इस रफ्तार को बरकरार भी रख पाएगा या नहीं। बादलों के ऊपर वाला रास्ता सबसे अहम हिस्सा है। अल्पविराम। सब लोग हान सेन को आगे दौड़ते हुए देख सकते थे। वह कई शाही बच्चों के पास से गुजरा और वे उत्साहित दिख रहे थे। जब हान सेन ने बाइलिंग शुआंग को पकड़ा तो वह भी हैरान दिखी। वह जानती थी कि किंगीज रोड बोन माउंटेन की शक्ति को प्रतिबिंबित करेगा। आमतौर पर किंगीज प्रतीक एओ और गू वाले लोगों के लिए यह आसान होता था। किसी कारण से कम प्रतिरोध ने उन्हें पीछे धकेल दिया। लेकिन एओ और गू जैसे प्रतीक भी हान सेन के किंगीज प्रतीकों की तरह पहाड़ की प्रतिबंधात्मक शक्ति को नष्ट नहीं कर सकते थे। इन प्रतीकों से केवल प्रतिरोध में मामूली कमी आनी थी। लगता है रोड बोन पर्वत की चढ़ाई में सिर्फ एओ और गू के अलावा और भी प्रतीक उपयोगी हैं। दूसरे किंगीज प्रतीक भी सक्रिय हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वे पहले किसी के पास नहीं थे, इसलिए हमें पता करने का कोई तरीका नहीं था। बाइलिंग शुआंग ने मन ही मन सोचा। अब उसे थोड़ा और भरोसा हो गया था कि वह रोड बोन पर्वत की चोटी तक पहुंचने के लिए हान सेन की शक्ति का लाभ उठा सकती है। ये बाइलिंग शुआंग के लिए एक अनुकूल मोड़ हो सकता था, लेकिन जब उसने हान सेन की दौड़ती हुई परछाई देखी तो उसे थोड़ी जलन हुई। उसे हजारों राजाओं का संरक्षण क्यों मिला? अगर मुझे 1000 राजाओं का संरक्षण मिला होता तो शायद मैं हमारा नया शासक बन जाता। वह उसके पास से गुजरा। वह उसके पास से भी गुजरा। वह युवराज के पास पहुंच गया है। दर्शक उत्साहित थे। हान सेन का शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। वह इतनी तेज दौड़ा कि युवराज के ठीक सामने से निकल गया। वह तेजी से राजकुमार चौथे और राजकुमारी 2 से आगे निकल गया। राजकुमार 4 और राजकुमारी 2 ने अपने पीछे से दबाव महसूस किया। उन्होंने मुड़कर देखा तो हान सेन उनकी ओर आ रहा था। एक मनमोहक सुनहरी रोशनी उसे आगे ले जा रही थी। उन्होंने भौहें चढ़ाईं और जितना हो सके तेजी से आगे बढ़े। हान सेन उनके बीच की दूरी कम करना चाहता था, लेकिन दौड़ना पहले जितना आसान नहीं था। हालांकि अब उसके सामने उतना प्रतिरोध नहीं था जिससे वह मुकाबला कर सके, लेकिन उस पर दबाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। उसे अभी भी कुछ प्रतिरोध सहना पड़ रहा था, इसलिए वह पूरी गति से नहीं दौड़ पा रहा था। देखने वाले लोग स्तब्ध रह गए। 3 शाही बच्चे शिखर की ओर तेजी से दौड़ रहे थे और उनके और बाकियों के बीच एक बड़ा सा अंतर आ गया था। देवता प्राप्त कुलीन लोग कितने शक्तिशाली होते हैं। हान सेन राजकुमार 4 और राजकुमारी 2 को पकड़ नहीं पाया। वे तीनों रास्ते के अंतिम भाग में पहुंच गए और बादलों के पीछे गायब हो गए। अब उन्हें कोई नहीं देख पाएगा। राजकुमार 4 पहले बादलों से घिरे रास्ते से गुजरे, इसलिए देवता बने कुलीनों के पास अभी भी ताकत का फायदा है। 1000 राजाओं की सुरक्षा काफी नहीं थी। किसी ने आह भरी। विजेता कौन होगा? राजा बाय, उनकी रानी और शिक्षक ने रोडबोन पर्वत की चोटी को उत्सुकता से देखा। जैसे जैसे पगडंडी बादलों में समाती जा रही थी, पहाड़ी पगडंडी की चट्टानी सतह पारदर्शी पदार्थ से बदल गई थी। हान सेन का शरीर धुंध की पतली परतों में लिपटा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अंतरिक्ष के आयाम उसके चारों ओर विकृत हो रहे हों। हालांकि यह एहसास बहुत हल्का था और यह क्षणिक था, एक पल में गायब हो गया। हान सेन की किंगीज चमक उठी। चोटी तक चढ़ाई लंबी और थकाऊ थी और सीढ़ियां पहाड़ पर किसी विशाल सेंटीपीड की तरह आगे पीछे घूम रही थीं। हान सेन ने देखा कि राजकुमार 4 और राजकुमारी 2 सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वे उन्हीं कुछ सीढ़ियों पर दौड़ते रहे और ऊपर नहीं गए। हान सेन शिखर की ओर दौड़ा और बिना किसी परेशानी के चढ़ गया। वह पत्थर की सीढ़ियों के साथ शिखर तक गया। राजकुमार 4 और राजकुमारी 2 अभी भी सीढ़ियों पर पागलों की तरह चढ़ रहे थे, मानो कोई हमस्टर अपने पहिए पर बैठा हो। लगता है कि किंग्स ने मुझे इस अजीब आयाम में फंसने से बचा लिया है। हान सेन इन शाही बच्चों को लड़खड़ाते हुए देखने के मूड में नहीं था, इसलिए उसने अपना ध्यान शिखर की ओर बढ़ने पर केंद्रित कर दिया। पहाड़ की चोटी बहुत चौड़ी थी और शायद किसी फुटबॉल मैदान जितनी बड़ी भी। ज्यादातर इलाका समतल भी था। हालांकि पहाड़ की चोटी पर एक जगह अलग से दिख रही थी। चोटी के ऊपर एक छोटा सा टीला था। वह टीला 100 मीटर से ज्यादा ऊंचा नहीं था। वह तलवार की तरह तेज लग रहा था और आसमान की ओर इशारा कर रहा था। उसके किनारे पर 5 शब्द गहराई से खुदे हुए थे। वे कहते थे, गर्व और हड्डियां बनती हैं। उन 5 शब्दों को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। ऐसा लगता था मानो वहां हजारों तलवारें हों और वे आपको 1 सेकंड से भी कम समय में टुकड़े टुकड़े कर देंगी। एक शक्तिशाली तलवार दिमाग।
हान सेन आश्चर्य से लड़खड़ा गया जब उसने 5 शब्द पढ़े। हान सेन की तलवारबाजी की कला खराब नहीं थी। हालांकि वह तलवार चलाने के अभ्यास पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, फिर भी उसकी तलवारबाजी की समझ किसी देवता जैसे कुलीन व्यक्ति जितनी ही तेज थी। लेकिन उन 5 शब्दों से पहले ही हान सेन का तलवार सा मन चकनाचूर हो गया। वह खुद को होश में नहीं ला पा रहा था, मानो वह कांप रहा हो। ऊपर से कोई दमनकारी शक्ति उसे दबा रही हो। मुझे डर है कि जो कोई भी उन 5 शब्दों को उकेर सकता था, वह तलवार चलाने में अविश्वसनीय रूप से कुशल रहा होगा। इसके लिए अविश्वसनीय स्तर की प्रतिभा की आवश्यकता होगी। वे 5 शब्द किसने छोड़े? एक्सट्रीम किन के इतिहास में कई महान तलवारबाज हुए हैं और एक्सट्रीम किन के कई शासक तलवारबाज थे। यहां तक कि एक्सट्रीम किन के कई आम लोग भी देवता जैसे तलवारबाज हैं। यह अनुमान लगाना असंभव है कि ऐसा काम किसने किया होगा। हान सेन सोचने से पहले रुका, लेकिन मुझे डर है कि इस तरह की तलवारबाजी करने के लिए किसी तलवारबाज को देवता जैसे स्तर से आगे बढ़ना होगा। ये सबसे प्रसिद्ध तलवारबाज राजाओं में से एक होना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें नहीं जानता, इसलिए मुझे नहीं पता कि किस राजा ने ये तलवारबाजी छोड़ी। हान सेन ने पाठ से नजरें हटाकर पहाड़ की चोटी पर नजर दौड़ाई। टीले के अलावा चोटी पर और कुछ नहीं था। बाय लिंग शुआंग ने बताया कि इस चोटी पर पहुंचने से कुछ हासिल होगा। क्या वह इस टीले और इसकी नक्काशी की बात कर रही थी? अगर हाँ, तो असल में क्या फायदा हो सकता है? क्या ये पूरा टीला अपने आप में एक खजाना है? ऐसा तो नहीं लगता। बाय लिंग शुआंग ने जिस इनाम का जिक्र किया था, वह जरूर तलवारबाजी ही रही होगी। हान सेन ने फिर से 5 शब्द पढ़े। गर्व और हड्डियां बनती हैं। तलवार मन बहुत शक्तिशाली था। उसे देखना ही डरावना था। उसे देखकर ही किसी सामान्य व्यक्ति को उल्टी आ जाती। एक सामान्य तलवार मन की तुलना इस राक्षसी चीज से करना पत्थर और चांद की तुलना करने जैसा था। वे दो बिल्कुल अलग चीजें थीं। हान सेन की दृढ़ इच्छाशक्ति के बावजूद उसे उस तलवार दिमाग के सामने अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने में परेशानी हो रही थी। लेकिन उसकी तलवार जैसी बुद्धि बहुत मजबूत थी और वह आसानी से नहीं हिलता था। वह वहीं खड़ा रहा और उन 5 शब्दों को गौर से देखता रहा। लेकिन किसी वजह से हान सेन को लगा जैसे वो किसी ऐसी खुजली को कुरेद रहा है जो उसकी पहुंच से बाहर है। वो स्वॉर्डमाइंड का असली मतलब नहीं समझ पा रहा था। हान सेन टीले को घूर रहा था, तभी उसे सीढ़ियों से कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो राजकुमार चौथा सीढ़ियों से भागता हुआ ऊपर आ रहा था। राजकुमार 4 ने ये देखकर कि हान सेन पहले ही शिखर पर पहुंच चुका है, भौहें सिकोड़ ली और कुछ नहीं कहा। नमस्कार राजकुमार 4, हान सेन ने झुककर प्रणाम किया। राजकुमार 4 ने उसे घूरा और चुप रहा। वह टीले की ओर बढ़ा। 5 शब्दों तक पहुंचकर उसने उन पर ध्यान केंद्रित किया और हान सेन को पूरी तरह से नजरअंदाज करने लगा। हान सेन ने अपनी नाक खुजाई। अगर कोई उसे नजरअंदाज करना चाहे तो वह उस पर जोर नहीं डालेगा। राजकुमार 4 वहीं बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा जब तक राजकुमारी 2 नहीं आ गई। जब उसने हान सेन और राजकुमार 4 को वहां पहले से ही देखा तो वह काफी परेशान लग रही थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि राजकुमार चौथा उससे तेज था, लेकिन हान सेन भी उससे कहीं ज्यादा तेजी से शिखर पर पहुंच गया था। इससे वह उदास हो गई। लेकिन आखिरकार वह तो देवतुल्य थी। उसकी उदासी तुरंत गायब हो गई। राजकुमारी 2 टीले पर चली गई और उसने अपना ध्यान 5 शब्दों पर केंद्रित कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे राजकुमार 4 ने किया था। उसने भी हान सेन को नजरअंदाज कर दिया। दोनों देवतुल्य बालकों ने अपनी इंद्रियों से तलवार मन को महसूस करने की कोशिश की। जब हान सेन ने उनके प्रयासों को भांप लिया तो उसे यकीन हो गया कि पर्वत शिखर का लाभ इन्हीं 5 शब्दों में निहित है। और अंततः इससे उसे निराशा हुई। वह तलवार दिमाग बहुत शक्तिशाली था, लेकिन हान सेन ने तलवारों को अपने मुख्य आक्रमण के रूप में नहीं अपनाया। अगर 6 पथों का सम्राट वहां होता तो शायद वह इस वरदान की और भी ज्यादा कद्र करता। हान सेन वहीं रुका रहा, कुछ देर तक शब्दों को देखता रहा, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। चूंकि हान सेन पहले से ही वहां था, इसलिए वह और ताकत हासिल करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। उसने वहीं रुकने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद हान सेन को बाय लिंग शुआंग का ख्याल आया। समय सही लगा, इसलिए वह पहाड़ से नीचे की ओर चल पड़ा। राजकुमार 4 और राजकुमारी 2 ने हान सेन को मुड़कर वापस जाते देखा। जब वह चला गया तो वे उलझन में पड़ गए, लेकिन उन्होंने उसकी बात अनसुनी कर दी। उन्होंने अपना ध्यान वापस शब्दों पर केंद्रित कर लिया ताकि वे स्वॉर्डमाइंड से जो कुछ भी सीख सके। हान सेन पारदर्शी सड़क पर वापस चल पड़ा।
कई शाही राजकुमार और राजकुमारियां बिना कोई प्रगति किए ऊपर ही ऊपर चढ़ते जा रहे थे। बाय लिंग शुआंग भी उसी तरह अपनी जगह पर जड़वत था। शाही बच्चे बिना सिर वाले मुर्गियों की तरह भाग रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहा था। इस विकृत आयाम ने उन्हें बहुत अधिक प्रभावित किया और वे आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं खोज सके। बाय लिंग शुआंग गुस्से में थी। वह इतने लंबे समय से बेकार संघर्ष कर रही थी। उसका शरीर विकृत आयाम की शक्ति से प्रभावित था। वह हिल नहीं पा रही थी और उससे बहुत भारीपन महसूस हो रहा था। हान सेन के उसके पास से गुजरने पर वह क्रोधित हो गई थी। बाय ये वो कमीना, अगर उसने मेरा सामान ले लिया और अपना वादा पूरा नहीं किया तो मैं उसकी जिंदा खाल उधेड़ दूंगी। बाय लिंग शुआंग का शरीर बहुत भारी लग रहा था। वो मुश्किल से हिल पा रही थी। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरे पहाड़ का वजन अपने कंधों पर उठा रही हो। उसे पसीना आ रहा था और उसके कपड़े बहुत पहले ही भीग चुके थे। कोई व्यक्ति जितना अधिक समय तक उस पारदर्शी पथ पर रहेगा उतना ही अधिक वह उस विकृत आयाम से प्रभावित होगा। बाय ये तू कमीना, मैं उसे मार डालूंगी। बाय लिंग शुआंग जमीन पर गिरने लगी। उसे उससे नफरत हो गई। बहन 10, क्या मैं बहुत देर से आ गई हूं? एक हाथ प्रकट हुआ और बाय लिंग शुआंग को पकड़ लिया, उसे जमीन पर गिरने से रोक दिया। बाय लिंग शुआंग ने सिर उठाया और हान सेन को मुस्कुराते हुए देखा। उसने अपने होंठ काटे और कहा, तुम यहां वापस क्यों आए हो? जब बाय लिंग शुआंग ने हान सेन को ये कहते सुना कि उसके लिए रास्ता मुश्किल था तो उसने आंखें घुमाईं। उसने हान सेन को पहाड़ पर आराम से दौड़ते हुए देखा था, बिना जरा भी पसीना बहाए। वह न तो हौंफ रहा था और न ही उसका चेहरा लाल हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो यह चढ़ाई ज्यादा परेशानी वाली भी नहीं थी। फिर भी बाय लिंग शुआंग ने एक शब्द भी नहीं कहा। हान सेन उसे पहाड़ पर ले जा रहा था। उसके नजरिए से ऐसा लग रहा था जैसे हान सेन सचमुच सीढ़ियों से उतरकर पहाड़ से दूर खुली हवा में जा रहा हो। हकीकत में वे अभी भी सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे। बाय लिंग शुआंग को लगा कि वे आयाम में मौजूद विकृतियों के कारण खुली हवा में चल रहे हैं। चलते हुए हान सेन ने बाय वेई को देखा। वह दूसरे शाही बच्चों की तरह लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी, कोई प्रगति नहीं कर रही थी। चूंकि वह वहां काफी देर से पहुंची थी, इसलिए दमनकारी शक्ति ने उस पर उतना जोरदार असर नहीं डाला था जितना बाकियों पर डाला था। हालांकि ये बात कि वह दूसरे बच्चों से तेज चल सकती थी उसकी मदद नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। आगे बढ़ते रहना बेकार था। ये लड़की बुरी नहीं है और उसने बाओ एर को बचाने की कोशिश की थी। उसका दिल सही जगह पर है। हान सेन ने आह भरी। उसने चुपके से अपना डोंगशुआन आभामंडल बनाया और उसकी दिशा में कुछ शक्ति छोड़ी। बाय वेई आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद वह उस अंतहीन सी सीढ़ी से बच नहीं पा रही थी। वह सचमुच घबरा गई थी। अचानक बाय वेई को सीढ़ियों पर शक्ति की एक लहर दौड़ती हुई महसूस हुई। ये धीरे धीरे उसके चारों ओर फैल गई। ये है। बाय वेई के दिल में एक अजीब सी अनुभूति हुई। पारदर्शी पगडंडी के आयामी मोड़ शाही बच्चों को एक दूसरे से छिपा रहे थे। अगर दो लोग एक दूसरे के ठीक बगल से भी चल रहे हों तो भी वे एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। अगर वे एक दूसरे को छू भी रहे हों तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बाय वेई के सामने सीढ़ियों से नीचे शक्ति की एक धारा बह रही थी। बाय वेई का दिल जोर से धड़क रहा था और वह उस अजीब शक्ति का पीछा कर रही थी। जैसे जैसे वह उसका पीछा कर रही थी, वह शक्ति तेजी से गायब होती जा रही थी। उसने आयाम में मौजूद विकृतियों को धकेला और अपनी नजरें उस मार्गदर्शक ऊर्जा की धारा पर टिकाए रखने की कोशिश कर रही थी। चलते चलते बाय वेई ने देखा कि सीढ़ियां उसके नीचे से गायब होने वाली थीं। बिजली सीढ़ियों से पूरी तरह दूर होकर आकाश में चली गई। उसे अपने गाइड के साथ तेजी से चलना था, इसलिए बाय वेई ने दांत पीसते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकल गई। उसका शरीर पहाड़ से दूर खुली हवा में तैर गया। हालांकि वह गिरी नहीं। उसके पैर किसी चीज से टकराए और वह आगे बढ़ती रही। बाय वेई मुस्कुराए। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने उस शक्ति का पीछा किया था। अगर वह गलत जगह कदम रखती तो पहाड़ से नीचे गिर जाती। रोड बोन पर्वत पर देवता माने गए कुलीन लोग भी ठीक से उड़ नहीं सकते थे। बाय वेई तो बस एक ड्यूक था। बाय वेई को सही रास्ते पर बने रहने के लिए उस मार्गदर्शक शक्ति के साथ चलना था। वह उस शक्ति का पीछा करती रही, दौड़ती रही। हान सेन बाय लिंग शुआंग को शिखर तक ले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने पाया कि राजकुमारों और राजकुमारियों का एक समूह भी शिखर पर पहुंच गया था। बाय किंग जिया भी वहां मौजूद था।
वह हान सेन को बाई लिंग शुआंग के साथ आते देखकर हैरान रह गया। हालांकि हान सेन पहले ही बाई लिंग शुआंग को छोड़ चुका था। राजकुमार 4 और राजकुमारी 2 के अलावा किसी को नहीं पता था कि हान सेन बाई लिंग शुआंग को शिखर तक ले गया था। लगता है मैं जीत गया, बाई किंग जिया ने हान सेन को घूरते हुए कहा। उसने सोचा कि हान सेन अभी अभी शीर्ष पर पहुंचा है। बाकी राजकुमारों और राजकुमारियों ने भी यही सोचा। आखिरकार उस पारदर्शी रास्ते पर सिर्फ तेज रफ्तार से तो चढ़ा नहीं जा सकता था। ये सोचना कोई अजीब बात नहीं थी कि हान सेन अभी अभी पहुंचा था। बाई लिंग शुआंग पसीने से तरबतर थी, लेकिन जब उसने टीले पर खुदे 5 शब्द देखे तो उसकी आंखें अचानक खुल गईं। उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। उसके पास किंग सेओ या गु नहीं था, इसलिए पारदर्शी रास्ते पर चढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल होता। हालांकि बाई किंग जिया के पास एओ शब्द था, इसलिए उसके लिए ऊपर पहुंचना ज्यादा आसान था। इस प्रतियोगिता में शारीरिक शक्ति का ज्यादा महत्व नहीं था। क्या यह मैड स्वॉर्ड का प्राउड बोन स्वॉर्ड माइंड है? बाई लिंग शुआंग ने 5 शब्दों को देखा, गर्व और हड्डियां बनती हैं। वह बहुत खुश लग रही थी और खुद से बुदबुदा रही थी। हान सेन उलझन में था। उसने पागल तलवार नाम के किसी राजा के बारे में कभी नहीं सुना था। कुछ देव तलवारें और पवित्र तलवारें भी थीं, लेकिन पागल तलवार जैसी उपाधि किसी राजा के लिए उपयुक्त नहीं लगती थी। बाई किंग जिया ने वहीं से बात शुरू की जहां बाई लिंग शुआंग ने छोड़ी थी। पागल तलवार अपंग पैदा हुआ था। उसके पास राजा जैसा शरीर नहीं था, इसलिए उसे बहुत सताया गया। लेकिन अंत में उसने अपनी तलवार का इस्तेमाल करके खुद को देवता बना लिया। भले ही उसके पास राजा जैसा शरीर न हो, लेकिन उसने एक्सट्रीम किंग में कई लोगों को हराया। यहां तक कि शक्तिशाली राजा शरीर वाले देवता योग्य कुलीन भी उसकी तलवार से हार गए। वह हमारे लोगों का शासक नहीं था, लेकिन एक्सट्रीम किंग के बीच उसे बिना ताज का राजा माना जा सकता था। हमारी जाति में अपने समय में कई तलवारबाज हुए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मैड स्वॉर्ड जितना सम्मान का पात्र नहीं है। हान सेन सोच में डूब गया। मुझे नहीं पता था कि एक्सट्रीम किंग के बीच कोई इतना ताकतवर भी है। मैंने अब तक इसके बारे में क्यों नहीं सुना? बाई किंग जिया ने अभी अपनी बात खत्म ही की थी कि पास ही खड़ी एक राजकुमारी ने उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। पागल तलवार की शक्ति कोई मायने नहीं रखती। कोई भी महिमा मंडन उसकी गंदगी नहीं धो सकता। वह प्रशंसा के लायक नहीं है। बाई किंग जिया और बाई लिंग शुआंग ने राजकुमारी को घूरा। उनके चेहरे देखकर राजकुमारी मुंह फेर कर चली गई। उन्होंने उससे कोई भी संपर्क नहीं रखा। हान सेन को भी उस राजकुमारी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह मैड स्वॉर्ड की कहानी जानना चाहता था। जाहिर है मैड स्वॉर्ड ज्यादातर एक्सट्रीम किंग से बहुत अलग रहा होगा। यहां तक कि उसकी उपाधि भी उनके बीच वर्जित लगती थी। अगर हान सेन वाकई बाएगी होता तो उसे मैड स्वॉर्ड के बारे में पता होता। हालांकि वह बाएगी नहीं था, इसलिए वह सीधे पूछ नहीं सका। जब वे बातें कर ही रहे थे तभी कोई और आया। वह बाई वेई थी। आखिरकार ऊपर पहुंचने के बाद वह पसीने से तरबतर हो गई थी। उसका शरीर कांप रहा था और वह मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। जाहिर है वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। हालांकि हान सेन ने उसे रास्ता दिखाने के लिए शक्ति भेजी थी, लेकिन वह बहुत कमजोर थी। अगर उसे रास्ता पता भी होता तो भी ड्यूक के रूप में शिखर तक पहुंचना उसके लिए बेहद मुश्किल था। बाई वेई को सबसे ऊपर देखकर कई शाही बच्चे दंग रह गए। चरम राजा के लंबे इतिहास में केवल कुछ ही ड्यूक इतनी दूर तक पहुंच पाए थे। बाई वेई ने राजकुमारों और राजकुमारियों की ओर देखा। वह जानना चाहती थी कि उसे ऊपर तक ले जाने वाली शक्ति किसने छोड़ी, लेकिन वह कुछ भी नहीं जान पाए। वहां कोई भी उस शक्ति का उपयोग नहीं कर रहा था। लेकिन जब उसने हान सेन की तरफ देखा तो उसका गुस्सा भड़क उठा। वह उसे घूरते हुए हल्के से गुर्राए। वह अभी भी बाई द्वारा हान सेन को हड़प लेने के बारे में कड़वी थी। उसने नहीं सोचा था कि यह शक्ति उसकी थी। बाई वेई ने इधर उधर देखा, लेकिन वह अभी भी यह नहीं बता पा रही थी कि उनमें से किसने उसके लिए शक्ति छोड़ी थी। हालांकि वह सचमुच आभारी थी और वह टीले पर जाकर वहां खुदे 5 शब्दों को देखने लगी। बाई लिंग शुआंग और बाकी सब भी एक जैसे ही थे। लंबी पैदल यात्रा एक परीक्षा थी। मैड स्वॉर्ड का प्राउड बोन स्वॉर्ड माइंड बहुत फायदेमंद था। भले ही वे उस आदमी के प्रशंसक न हो, फिर भी वे उसके स्वॉर्ड माइंड के दीवाने थे। हान सेन को एक सीट मिल गई। वह सबसे आरामदायक स्थिति से तलवारबाजी देखना चाहता था, लेकिन उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था। हर किसी का व्यक्तित्व अनोखा था। अगर 2 लोग एक ही तलवारबाजी का अभ्यास भी करते तो भी उनकी तलवारबाजी उनके व्यक्तित्व के आधार पर विकसित होती।
एक ही आधार से शुरुआत करने के बावजूद परिणामी तलवारबाजी बहुत अलग हो सकती थी। हान सेन का व्यक्तित्व उस व्यक्ति से बहुत अलग था जिसने प्राउड बोन स्वॉर्डमाइंड बनाया था। चूंकि वे दोनों बिल्कुल अलग थे, इसलिए उनके स्वॉर्डमाइंड में बहुत बड़ा अंतर था। हान सेन को प्राउड बोन स्वॉर्डमाइंड को समझने में बहुत मुश्किल हो रही थी। मैड स्वॉर्ड और प्राउड बोन दोनों नाम उस आदमी के चरित्र को पूरी तरह से दर्शाते थे। वह बहुत ही घमंडी और बेकाबू इंसान था। वह समस्याओं का सामना और समाधान हान सेन से बिल्कुल अलग तरीके से करता था। हान सेन की तलवारबाजी दृढ़ता पर आधारित थी। हान सेन चाहे कोई भी काम हाथ में लेते, चाहे वह बेहद महत्वपूर्ण हो या बेहद मामूली, वह जो शुरू करते उसे पूरा करते। उनका दृढ़ संकल्प उन्हें लगातार आगे बढ़ाता रहा, लेकिन कभी कभी वह अपने लक्ष्यों पर इतने केंद्रित हो जाते थे कि रास्ते में आने वाले नज़ारे देखने से चूक जाते थे। जब तक हान सेन अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता था, वह उस रास्ते पर चलने को तैयार था जो उसे अंततः वहां पहुंचा दे। उसके चरित्र का ये पहलू उसे कभी कभी उदासीन और बेपरवाह बना देता था। वह आसानी से योजनाएं बदल लेता था, मानो उसे सब कुछ ठीक लग रहा हो और उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। लेकिन वास्तव में हान सेन अपने असली उद्देश्य से कभी विचलित नहीं हुआ। वह बस उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जितनी बार आवश्यक हो, अपनी योजनाओं में बदलाव करने को तैयार था। हान सेन, जो देखने में एक साधारण इंसान लगता था, असल में ज्यादातर लोगों से ज्यादा जिद्दी था। लेकिन जिन चीजों के पीछे वह जिद करता था, वे इतनी दूर भविष्य में थी कि दूसरे लोग उन्हें देख नहीं पाते थे। इसीलिए दूसरों को लगता था कि उसे अपने आसपास की चीजों की जरा भी परवाह नहीं थी। मैड स्वॉर्ड अलग था। मैड स्वॉर्ड किसी अंतिम लक्ष्य से ग्रस्त नहीं था, उसे यात्रा के अनुभव की ज्यादा परवाह थी। विडंबना यह है कि वह जिन भी रास्तों पर चला, उनमें से ज्यादातर पर वह सबसे अनोखा और ध्यान देने योग्य था। सुंदर जन्म और सुंदर मृत्यु। मैड स्वॉर्ड यही तो चाहती थी। दो अलग अलग व्यक्तित्व और दो अलग अलग जिंदगियां। इनमें से कोई भी सही या गलत नहीं था। ये बस अलग अलग लोगों द्वारा लिए गए फैसले थे। अगर हान सेन मैड स्वॉर्ड के प्राउड बोन स्वॉर्डमाइंड को सीखना चाहता था, तो उसे अपनी आस्था और उद्देश्य को त्यागना होगा ताकि मैड स्वॉर्ड के अपने विश्वासों में रखे गए विश्वास को ठीक से समझ सके। हान सेन ऐसा कर सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता था। उनके बीच इस भारी दूरी के बावजूद हान सेन अब भी स्वॉर्डमाइंड से कुछ हासिल करना चाहता था। यह उसके लिए दूसरों की तुलना में कहीं ज्यादा मुश्किल होगा, जो मैड स्वॉर्ड के स्वॉर्डमाइंड को उसके वास्तविक रूप में स्वीकार कर सकते थे। इस समय तक आधा दिन बीत चुका था और कुछ शाही बच्चों के मन में ये 5 शब्द उभरने लगे थे: गर्व और हड्डियां बनती हैं। वे बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम हो गए थे। सबसे स्पष्ट थी बाई लिंग शुआंग। उसका तलवार मन नक्काशीदार लिपि से जुड़ रहा था। तलवार मन उसके शरीर में घुल मिल रहा था और अपनी शक्ति के साथ एक खास अहंकार भी ला रहा था। हान सेन हैरान था। बाई लिंग शुआंग प्रतिभाशाली तो थी, लेकिन पहाड़ की चोटी तक पहुंचने वाले शाही बच्चों में वह निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ नहीं थी। लेकिन चूंकि उसने पहले ही बहुत कुछ हासिल कर लिया था, इसलिए उसका व्यक्तित्व प्राउड बोन स्वॉर्डमाइंड के लिए एकदम उपयुक्त था। लगता है मैंने यहाँ अपना समय बर्बाद कर दिया है, हान सेन ने आह भरी। वह प्राउड बोन स्वॉर्डमाइंड का इस्तेमाल करने में नाकाम रहा था। ये वैसा ही था जैसे कोई आलसी व्यक्ति किसी काम के प्रति जुनूनी व्यक्ति को समझ न पाए। उनके विचार एक ही तरंगदैर्ध्य पर काम नहीं करते थे। वे इतने अलग थे कि वे कभी एक जैसे नहीं हो सकते थे। आखिरकार हान सेन ने प्राउड बोन स्वॉर्डमाइंड सीखने की कोशिश छोड़ दी। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह उसके अपने व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता था। हान सेन को बाई लिंग शुआंग को वापस नीचे ले जाना पड़ा। उसका इंतजार करना उसे बोरिंग लग रहा था और बिना कुछ किए बैठे बैठे वह जल्दी ही असहज हो गया। इसलिए वह अपनी जैड लॉकी से खेलने लगा। उसने अपनी जल परी को भी बुलाया। हान सेन का इरादा था कि जल परी उसकी मालिश करे ताकि वह बाई लिंग शुआंग का आराम से इंतजार कर सके जब तक कि उसके जाने का समय ना आ जाए। नीचे पहुंचने के बाद वह उन 50 राजा वर्ग के जीनों पर दावा कर सकता था जिनका वादा उसे किया गया था। लेकिन जब जल परी लौकी से बाहर निकली तो उसकी नजर सीधे खुदे हुए शब्दों पर पड़ी। वह वहीं खड़ी रही, बिल्कुल स्थिर। जैसे ही हान सेन ने उसके अजीब व्यवहार को देखा, जल परी का शरीर बदलने लगा। उसके पारदर्शी शरीर के भीतर का तरल धीरे धीरे घूमने लगा, लगभग अदृश्य तरीकों से हिलने लगा। जल परी के रूप रंग में आए ज्यादातर बदलाव मामूली थे, लेकिन जब उसने उसे दोबारा देखा तो वह बिल्कुल बदली हुई इंसान लग रही थी। यहाँ तक कि उसकी शक्तियों में भी आमूल-चूल परिवर्तन आ गया था। जल परी पहले पानी की तरह कोमल थी। वह किसी की शिकायत बिना विचलित हुए सुन सकती थी, बिल्कुल किसी नौकरानी की तरह।
लेकिन इन छोटे छोटे बदलावों के बाद जल परी बर्फ की तरह ठंडी लगने लगी। उसका पूरा शरीर एक तेज और शक्तिशाली तलवार जैसा लग रहा था। हान सेन ने जल परी की ओर देखा और उसे लगा कि उसकी शक्ति वास्तव में काफी परिचित लग रही है। गर्व और हड्डियां बनती हैं, हान सेन ने मन ही मन बुदबुदाया। उसे समझ आ गया था कि वह अब इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी, क्योंकि जलपरी की नई शक्ति उसे टीले पर खुदे 5 शब्दों की याद दिला रही थी। गर्वित अस्थि स्वॉर्डमाइंड उसके रूप से चमक रहा था। क्या हो रहा है? हान सेन ने प्रसन्नतापूर्वक आश्चर्य से पूछा। जलपरी को पहली बार खोजने के बाद से हान सेन को यह समझ नहीं आया था कि जलपरी क्या कर सकती है। वह आमतौर पर उसे एक नौकरानी की तरह इस्तेमाल करता था, लेकिन अब उसके पास एक ऐसी शक्ति थी जो उसकी कल्पना से परे थी। जलपरी के परिवर्तन जारी रहे। जितने कम स्पष्ट परिवर्तन होते गए, उसकी शक्तियां उतनी ही अधिक बदलती गईं। और कुछ ही देर बाद जब हान सेन ने जलपरी को देखा तो वह गर्व और हड्डियां बनती हैं शब्दों का साकार रूप बन गई थी। वह बिल्कुल असली प्राउड बोन स्वॉर्डमाइंड जैसी लग रही थी। यह अद्भुत था। सौभाग्य से हान सेन ज्यादातर शाही बच्चों के पीछे बैठा था और वे तलवारबाजी सीखने में इतने मग्न थे कि उस पर ध्यान ही नहीं दे पाए। अगर उनमें से किसी ने भी जलपरी को ये बदलाव करते देखा होता तो वे दंग रह जाते। स्वॉर्डमाइंड एक ऐसी चीज थी जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था, मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता था। यह कोई जीनो आर्ट या वैज्ञानिक ज्ञान का कोई अंश नहीं था जिसे शब्दों में लिखा जा सके। इसे न तो चित्रित किया जा सकता था और न ही इसकी तस्वीर ली जा सकती थी। यह एक ऐसी अनुभूति थी जिसे अपने अंदर महसूस करना पड़ता था। इसे किसी भी उपकरण से कॉपी नहीं किया जा सकता था। लेकिन जलपरी ने किसी तरह असंभव को संभव कर दिखाया। उसने गर्वित अस्थि स्वॉर्डमाइंड के रूप में शब्दों की नकल की। अगर किसी देवता रूपी कुलीन वर्ग ने यह देखा होता तो उसकी प्रतिक्रिया भी हान सेन जैसी ही होती। कुछ देर बाद जलपरी के भीतर के परिवर्तन समाप्त हो गए। उसकी शक्ति और तलवार दिमाग पूरी तरह से गर्वित अस्थि तलवार दिमाग में बदल गए थे। यह एकदम सही है, एकदम सही, हान सेन ने तारीफ की। जलपरी ने उस शक्ति की नकल किसी धोखेबाज की तरह की थी। हान सेन ने पहले कभी किसी और खजाने के बारे में नहीं सुना था जो ऐसा कुछ कर सकता हो। जैसे ही हान सेन ने सोचा कि वह कितना भाग्यशाली है कि उसके पास जेड गॉड और जलपरी है, जलपरी अचानक हान सेन के पास आ गई। उसने अपने हाथ हान सेन की छाती पर रख दिए और अपने जल शरीर को अचानक उसके साथ मिला दिया। यह क्या है? हान सेन ने सोचा। तभी एक विदेशी स्वॉर्डमाइंड अचानक उसके शरीर में प्रवाहित हुआ। उसने उसे तुरंत पहचान लिया। ये प्राउड बोन स्वॉर्डमाइंड था। हान सेन को एहसास हुआ कि अभी क्या हुआ था। जलपरी सिर्फ मन की नकल नहीं कर रही थी, वह उस मन को लेकर जेड लॉकी के स्वामी को उपहार में दे सकती थी। फिर जेड लॉकी का स्वामी अपने शरीर में तलवार मन को महसूस कर सकता था। तलवार मन भले ही उसके अनुकूल न रहा हो, लेकिन अब वह उसके मन की गहराई में उसके नियंत्रण में था। विदेशी तलवार मन को सिर्फ देखने के बजाय अब वह उसके हर पहलू का अनुभव कर सकता था। अनुभव से बेहतर सीखने का कोई रास्ता नहीं था। पढ़ाई करने से बेहतर था घूमना फिरना। जलपरी एक अमूर्त विचार को भी वास्तविक और मूर्त बना सकती थी। हान सेन के शरीर से एक तलवार मन रिस रहा था, लेकिन ये कोई अजीब बात नहीं थी। पहाड़ की चोटी पर सभी लोग प्राउड बोन स्वॉर्डमाइंड का अध्ययन कर रहे थे, इसलिए सभी शाही बच्चों के शरीर से कुछ हद तक उनकी तलवार मन की शक्ति निकल रही थी। लेकिन हान सेन का स्वॉर्डमाइंड अलग था। वह स्वॉर्डमाइंड सीख नहीं रहा था, बल्कि उसने प्राउड बोन स्वॉर्डमाइंड की सीधे नकल की थी और उसे खुद पर ही आजमाया था। वह तलवार मन उससे बाहर निकल गया, पहाड़ की चोटी पर मौजूद हर चीज को छूता हुआ। वह दूसरे शाही बच्चों पर कंबल की तरह छा गया, उनके तलवार मन को दबा दिया। यहाँ तक कि देवतुल्य राजकुमार 4 और राजकुमारी 2 के तलवार मन भी हान सेन के तलवार मन के अविश्वसनीय दबाव के आगे झुकने लगे। रोड बोन पर्वत की चोटी पर सक्रिय सभी तलवार दिमागों में से केवल हान सेन का ही 5 शब्दों से जुड़ा था, गर्व और हड्डियां बनती हैं। हान सेन का मन और शब्दों की शक्ति एक दूसरे से ऐसे टकरा रहे थे जैसे 2 प्राचीन तलवारें आपस में युद्ध कर रही हों, और पहाड़ की चोटी पर मौजूद अन्य तलवार दिमाग उनकी तुलना में पृष्ठभूमि में फीके पड़ गए। कैसे? शाही बच्चों के चेहरे पीले पड़ गए। राजकुमार 4 और राजकुमारी 2 भी जो कुछ देख रहे थे उससे स्तब्ध रह गए। वे अविश्वास से पीछे मुड़कर हान सेन की ओर देखने लगे। बाय लिंग शुआंग ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली मानो उसने अभी अभी कोई भूत देखा हो। बाय वेई ने अपने होंठ काटे और एक शब्द भी नहीं बोली। उसके चेहरे पर भावनाएं तेजी से उभर आईं।
हान सेन के शरीर से निकला तलवार मन टीले पर उकेरे गए शक्तिशाली शब्दों का सामना कर सकता था। देवता रूपी कुलीन भी ऐसा कारनामा नहीं कर सकते थे। चूंकि हान सेन का तलवार मन शक्ति से फट चुका था, 5 शब्दों वाला तलवार मन गर्व से उसके विरुद्ध उठ खड़ा हुआ। वह तूफान की तरह शक्ति से घूमता हुआ वहां मौजूद हर चीज पर टूट पड़ा। हान सेन की तलवार जैसी बुद्धि इन शब्दों से ली गई थी, गर्व और हड्डियां बनती हैं। क्योंकि दोनों शक्तियां एक ही थीं, वे एक दूसरे की उपस्थिति में पूरी तरह सक्रिय हो जाती थीं, जैसे एक ही ध्रुवता वाले दो चुंबक एक दूसरे को धक्का दे रहे हों। ऐसा लग रहा था जैसे हान सेन अपनी ही प्रतिरूप से लड़ रहा हो। सौभाग्य से इस मामले में लड़ाई ज्यादातर मौजूद तलवार दिमागों के बीच ही सीमित थी। ये वास्तव में विनाशकारी नहीं था, लेकिन फिर भी शाही बच्चों का समूह इसमें शामिल था। उनके तलवार दिमाग उन 2 उग्र तलवार दिमागों द्वारा बुरी तरह दबा दिए गए थे। कमजोर बच्चों को अपने तलवार दिमागों को पूरी तरह से नष्ट होने से बचाने के लिए ढाल बनानी पड़ी। कमजोर शाही बच्चों के मुंह और नाक से खून बहने लगा। आखिरकार उनके पास पहाड़ छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। वे उस डरावनी तलवारबाजी में नहीं पड़ना चाहते थे। तलवार मन वास्तव में उनके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन यह उनकी इच्छाशक्ति को नष्ट कर सकता है। अगर उनकी इच्छाशक्ति टूट गई तो इससे उनके भविष्य के अभ्यासों को बहुत नुकसान होगा। रोडबोन पर्वत की पूरी चोटी पर 2 तलवारबाजों का कब्जा था। हान सेन इस अराजकता के बीच फंसा हुआ था और उसने कुछ इनाम भी कमाए थे। चाहे ये स्वॉर्डमाइंड उसके अपने स्वॉर्डमाइंड से कितना भी बेमेल क्यों न हो, उसका शरीर प्राउड बोन स्वॉर्डमाइंड का इस्तेमाल कर रहा था। जैसे जैसे वह प्राउड बोन स्वॉर्डमाइंड से लड़ता रहा, उसे यह बात समझ में आती गई। मुझे आश्चर्य है कि क्या जल परी किसी जीवित प्राणी के मन की नकल कर सकती है। अगर वह कर सकती है तो मैं अपनी इच्छानुसार कोई भी जीनो कला सीख सकता हूं। मुझे बस बुनियादी कौशल सीखना है और एक ऐसे कुलीन व्यक्ति को ढूंढना है जिसने जीनो कला में महारत हासिल कर ली हो। फिर मैं जल परी से उनके मन की नकल करने के लिए कह सकता हूं, फिर उनकी शिक्षाओं को अपने शरीर में भेज सकता हूं ताकि मैं अभ्यास कर सकूं। अगर यह काम करता है तो ये बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा मैं चाहता था। नहीं, यह मेरी इच्छा से 1 दर्जन गुना ज्यादा होना चाहिए। हान सेन ने इस संभावना पर विचार करते हुए खुशी से भर दिया। लेकिन जब हान सेन भविष्य की संभावनाओं के बारे में सोच रहा था, तभी उसे अचानक एक कच्छा जैसी आवाज सुनाई दी। शायद तलवारबाजों के बीच लड़ाई बहुत तेज हो गई थी, क्योंकि छोटा सा टीला अचानक टूट गया था। दरार धीरे धीरे टीले के किनारों तक फैलती गई और ऐसा लग रहा था मानो उस छोटे से टीले पर बिजली गिर गई हो। दरार तब तक बढ़ती गई जब तक कि पूरी संरचना 2 टुकड़ों में विभाजित नहीं हो गई। इसने 5 शब्दों को चीर दिया, गर्व और हड्डियां बनती हैं। टीला फट गया और 5 शब्द और उनसे प्राप्त तलवार मन दोनों गायब हो गए। आखिरकार तलवार मन तो तब से मौजूद था जब से शब्दों को टीले पर पहली बार उकेरा गया था। जब शब्द गायब हो गए तो तलवार मन भी गायब हो गया। धमाका! जब टीला टूटा तो एक तलवार जैसी रोशनी निकली। वह रोडबोन पर्वत के विकृत आयामों को चीरती हुई, कागज को चीरती हुई एक तलवार की तरह आकाश में ऊपर उठ गई। एक गर्वित अस्थिर तलवार हवा। चोटी के ऊपर शाही बच्चे आकाश की ओर देख रहे थे, उनके जबड़े ढीले लटक रहे थे। सभी एक्सट्रीम किंग रोडबोन पर्वत को देख रहे थे। वे शाही बच्चों के फिर से पहाड़ से उतरने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि शाही बच्चे वापस लौट पाते, चोटी से एक तलवार की रोशनी ऊपर उठी और आसमान की ओर बढ़ गई। वे ये नज़ारा देखकर दंग रह गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। गर्वित अस्थिर तलवार हवा। राजा बाई का चेहरा बदल गया। उसने अपना हाथ हिलाया और उसमें से एक जबरदस्त शक्ति निकली और एक अकल्पनीय रूप से विशाल हाथ का रूप ले लिया। ये लगभग इतना बड़ा था कि पूरे शरीर को ढक सकता था और वह उस तलवार की रोशनी की ओर झपटा। चूंकि तलवार की रोशनी रोडबोन पर्वत के विकृत आयाम को भेद चुकी थी, इसलिए अंदर वाले अब बाहर देख सकते थे और बाहर वाले भी। हान सेन ने एक बड़ा हाथ अपनी ओर आता देखा। उस हाथ के आगे ग्रह धूल के कण से ज्यादा कुछ नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह हाथ तारों को पकड़कर कुचल सकता हो। तलवार की रोशनी अभी भी उस विशाल हाथ की ओर बढ़ रही थी। वह अपनी राह से नहीं भटकी और पीछे हटने का कोई संकेत भी नहीं दिखा। जब तलवार की रोशनी हाथ पर पड़ी और हाथ ने अपनी उंगलियां मोड़कर उसे मजबूती से पकड़ लिया। हाथ की शक्ति भयावह और विस्मयकारी थी। तलवार की रोशनी ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह अब आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वेदना। बड़ा हाथ कस गया और तलवार की रोशनी आतिशबाजी की बौछार में फूट पड़ी।
बिखरी हुई रोशनी उल्कापिंडों की बौछार में बदल गई जो राजा के राज्य के आकाश में फैल गई। राजा के राज्य के सभी ग्रहों पर बारिश हुई। हालांकि यह बारिश पानी नहीं थी, हर बूंद चमकती तलवार की रोशनी से बनी थी। हान सेन ने तलवार की रोशनी की बारिश को बरसते देखा और उसने देखा कि वह हर जगह थी। जब तलवार की रोशनी जमीन पर पड़ती तो वह विनाशकारी नहीं होती थी। जब भी कोई चीज उन्हें छूती तलवार की रोशनी बिखर जाती। यह एक स्वप्निल दृश्य था। तलवार की बत्तियां भी लोगों के शरीर को छूते ही टूटकर बिखर गईं। हान सेन ने तलवार की बत्ती पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन छूते ही वह धूल की तरह बिखर गई और कुछ भी नहीं बचा। राजा बाय ने अपना हाथ नीचे किया, अपनी शक्ति वापस ली और भौहें सिकुड़ी। उसने तलवार की हल्की बारिश को देखा, उसकी भावनाएं एक शांत मुखौटे के नीचे छिपी थीं। राजा के राज्य में तलवारों की हल्की बारिश पूरे 7 दिनों तक जारी रही। हान सेन और बाकी लोग जब पहाड़ की तलहटी में लौटे तो उनसे पूछा गया कि क्या हुआ था। शाही राजकुमारों और राजकुमारियों ने बताया कि क्या हुआ था और हान सेन ने भी बताया, लेकिन उसने कहा कि वह प्राउड बोन स्वॉर्डमाइंड के बारे में बस थोड़ा बहुत ही समझ पाया है। वह ये नहीं बताना चाहता था कि टीले पर लिखे 5 शब्दों से उसकी लड़ाई हो गई थी। उसने कहा कि टीला अचानक फट गया और बस। उसने जेड लॉकी या जलपरी के बारे में भी कुछ नहीं बताया। जो कुछ हुआ था उसके बावजूद कुछ लोगों को विश्वास नहीं था कि हान सेन तलवारबाजी का उस स्तर तक अभ्यास कर सकता है जैसा उन्होंने देखा था। हान सेन के कहने पर उसने प्राउड बोन स्वॉर्डमाइंड को सक्रिय कर दिया। राजा बाय भी इसे देखकर चौंक गए। हान सेन को समझ नहीं आया कि तलवार की रोशनी क्या है, लेकिन राजा बाय ने उसे कुछ नहीं समझाया। उसने बस हान सेन से कहा कि वह घर लौट सकता है। बाय ये अब बहुत प्रसिद्ध हो गया था। उसने बहुत ही कम समय में प्राउड बोन स्वॉर्डमाइंड को इतने उच्च स्तर तक सीख लिया था। राजा के राज्य में हर कोई बाय ई का नाम जानता था और वे जानते थे कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। लेकिन हान सेन इस बात से नाराज था कि उसने तो बस जेड लॉकी की शक्ति उधार ली थी। वह इस तरह का स्वॉर्डमाइंड तभी इस्तेमाल कर सकता था जब जलपरी उस पर कब्जा कर ले। अगर जलपरी न हो तो उसका स्वॉर्डमाइंड अपने सामान्य स्तर पर लौट आता। फिर भी यह इतना बुरा नहीं था। उस शक्तिशाली तलवार दिमाग में डूबकर हान सेन का व्यक्तिगत विकास और बढ़ सकता था। हान सेन उस तलवार की रोशनी की बारिश के बारे में बहुत उत्सुक था। हालांकि लोगों का कहना था कि राजा बाय ने तलवार की रोशनी को नष्ट कर दिया था, हान सेन को नहीं लगता था कि जो हुआ था उसकी वास्तविकता इतनी सरल थी। हान सेन ने साइरन वजिन को बुलाया ताकि वह तलवार की रोशनी की बारिश देख सके। उसने उसे रोड बोन पर्वत की चोटी पर दिखाई देने वाली तलवार की रोशनी के बारे में भी बताया। हालांकि उसने यह नहीं बताया कि उस पर्वत की चोटी पर स्थित टीले को उसने ही नष्ट किया था। जब साइरन वजिन ने उसकी बात सुनी तो वह चौंक गई। वह चुपचाप मुड़ी और तलवार की हल्की बारिश देखने लगी। क्या तुम जानते हो कि यह तलवार की रोशनी क्या है? हान सेन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। साइरन वजिन एक लंबे विचारमग्न मिनट तक चुप रही। फिर उसने उसकी ओर देखा और कहा, पागल तलवार। बहुत समय तक चरम राजा के बीच उसके बारे में बात करना भी वर्जित माना जाता था। वह चरम राजा के कुलीन वर्ग में से नहीं था और उसके पास राजा जैसा शरीर भी नहीं था, लेकिन उसकी तलवारबाजी बेमिसाल थी। वह एक साधारण तलवारबाज था, फिर भी वह देवता बन गया। उसने चरम राजा के अनगिनत कुलीनों को हराया। मुझे ये पता है, हान सेन ने कहा। क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरह के डरावने अभिजात वर्ग को एक्सट्रीम किंग के बाहर कभी प्रसिद्ध क्यों नहीं बनाया गया? साइरन वजिन ने पूछा। मैंने इस बारे में सोचा है और मुझे लगता है कि यह बहुत अजीब है। इसका कोई मतलब नहीं है। मेरा अनुमान है कि एक्सट्रीम किंग ने उसे यहाँ फंसाया होगा। उसे एक्सट्रीम किंग के क्षेत्र की सीमाओं से बाहर जाने की कभी अनुमति नहीं थी, हान सेन ने कहा। साइरन वजिन ने सिर हिलाया। तुमने आधा सही अनुमान लगाया है। पागल तलवार ने एक्सट्रीम किंग को कभी नहीं छोड़ा। वह बाहरी जातियों में तो मशहूर था, लेकिन वे उसे एक अलग नाम से जानते थे। तुम्हारा मतलब है मैड स्वॉर्ड ने ब्रह्मांड भर में अपने कारनामों में एक छद्म नाम का इस्तेमाल किया? उसने ऐसा क्यों किया? हान सेन ने जिज्ञासा से पूछा। साइरन वजिन ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। मैंने मैड स्वॉर्ड की जांच की, लेकिन मुझे बस इतना पता चला कि उसने कुछ ऐसा किया था जिससे एक्सट्रीम किंग उससे घृणा करने लगा था। एक्सट्रीम किंग में बहुत से लोग उससे सख्त नफरत करते हैं। उसके बाद साइरन वजिन ने तलवार की हल्की बारिश को ऐसे देखा जैसे वह समुद्र की ओर देख रही हो। उसने कहा, अगर मैं सही हूं तो हो सकता है कि पागल तलवार पूरी तरह से मरा ना हो। ये तलवार की हल्की बारिश शायद ये संकेत दे कि उसका पुनर्जन्म हो सकता है।
तुम्हारा मतलब है, मैड स्वॉर्ड, प्राइड एंड बोन्स आर मेड पत्थर में फंस गया था। वह तलवार की रोशनी मैड स्वॉर्ड ही थी। हान सेन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। शायद यही उसकी मर्जी थी। मुझे यकीन है कि राजा बाई को इस समय बहुत तेज सिरदर्द हो रहा होगा। अगर उस आदमी का पुनर्जन्म हुआ तो चरम राजा अराजकता में डूब जाएगा। यह अच्छी बात है। जितनी ज्यादा अराजकता होगी उतना ही ज्यादा फायदा तुम और मैं उठा पाएंगे, सायरन वजिन ने कहा। उसने हंसते हुए अपनी बात खत्म की। अगर मैड्सवॉर्ड ने अपनी इच्छाशक्ति छोड़ दी होती तो आजाद होने के बाद वह इस क्षेत्र से पूरी तरह भागने का फैसला कर लेता। इससे एक्सट्रीम किंग समाज में कोई खास हलचल नहीं होती, हान सेन ने सायरन वजिन से असहमत होते हुए कहा। सायरन वजिन ने सिर हिलाया। वह भागेगा क्यों? अभी यहाँ चरम राजा के राज्य में तलवार की रोशनी हर जगह है। उसे बस यहाँ किसी प्राणी से जुड़कर उसे अपने वश में करना है। चरम राजा द्वारा उसे ढूंढने की कोई भी कोशिश शायद नामुमकिन साबित होगी। उसे भागने की कोई जरूरत नहीं है। सायरन वजिन की यह बात सुनकर हान सेन का दिल जोर से धड़क उठा। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या मैड स्वॉर्ड मुझे चुनना चाहेगी? एक्सट्रीम किंग में बहुत सारे लोग हैं। मैड स्वॉर्ड को किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति की जरूरत नहीं है, इसलिए उसे किसी राजकुमार के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, सायरन वजिन ने कहा। उसके आश्वासन के बावजूद हान सेन सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। इससे उसे काफी चिंता हुई। सौभाग्य से जब तलवारों की हल्की बारिश रुकी तो प्लेनेट वाटर जोन में कुछ भी अजीब नहीं हुआ था। हालांकि बारिश के दौरान हान सेन काफी परेशान था। तलवार की हल्की बारिश के कारण परीक्षा का अगला भाग 7 दिन की देरी से शुरू हुआ। इस आयोजन के प्रति उत्साह धीरे धीरे कम होता जा रहा था। शायद तलवार की हल्की बारिश की घटना के कारण ही ऐसा हुआ था, लेकिन एक्सट्रीम किंग के पर्यवेक्षकों का ध्यान परीक्षाओं पर ज्यादा नहीं था। और हालांकि तलवार की हल्की बारिश रुक गई थी, फिर भी परीक्षाएं रुकी हुई थीं। किंग्स किंगडम का पूरा माहौल तनावपूर्ण था। राज्य को लॉकडाउन कर दिया गया था और यहां तक कि हान सेन के प्लेनेट वाटर जोन की भी कई अलग अलग विभागों द्वारा जांच की जा रही थी। कर्मचारियों को शायद ये पता नहीं था कि वे क्या ढूंढ रहे हैं, लेकिन हान सेन को लगा कि एक्सट्रीम किंग का सुपरवाइजर अभी भी मैड्सवॉर्ड की वसीयत की तलाश कर रहा है। कितना डरावना आदमी है। उसकी तो बस वसीयत बची थी, फिर भी उसके दोबारा सामने आने से इतना हंगामा मच गया। अगर मैं इतना प्रभावशाली होता तो खुशी खुशी मर सकता था। कुछ और अफसरों को भगाने के बाद हान सेन ने आह भरी। हान सेन कहीं नहीं गया। उसने अपना ध्यान अपने डोंगशुआन सूत्र को बेहतर बनाने पर केंद्रित किया। वह उसे जल्द से जल्द राजा वर्ग में पहुंचाना चाहता था। हालांकि जेडस्किन और रक्तनाड़ी सूत्र उसके लिए स्तर बढ़ाना आसान थे, फिर भी हान सेन चाहता था कि डोंगक्सुआन सूत्र पहले स्तर बढ़ाए। हान सेन को आभास हो गया था कि संकट निकट है और डोंगक्सुआन सूत्र ही वह कौशल था जिससे वह सबसे ज्यादा परिचित था। यह एक ऐसी चीज थी जिस पर वह भरोसा कर सकता था। डोंगशुआन सूत्र की शक्ति अप्रतिम थी। कोई भी अन्य जीनो कला उसकी आक्रामक क्षमताओं की बराबरी नहीं कर सकती थी। एक वास्तविक युद्ध में हान सेन जेडस्किन और रक्तनाड़ी सूत्र और यहां तक कि जीन की कहानी के बिना भी लड़ सकता था। ऐसा करने से हान सेन की युद्ध शक्ति पर कभी कोई खास असर नहीं पड़ा। लेकिन डोंगक्सुआन सूत्र के बिना हान सेन की लड़ने की शक्ति में उल्लेखनीय कमी आ गई थी। बाकी 3 जेनो कलाएं काफी मजबूत थीं, लेकिन डोंगशुआन सूत्र हान सेन के व्यक्तित्व के सबसे ज्यादा अनुकूल था। यह उनके व्यक्तित्व से मेल खाता था। यही मुख्य कारण था कि हान सेन हमेशा डोंगशुआन सूत्र का सहारा लेते थे। ये बेहद आरामदायक था। एक संकट मंडरा रहा था और उसने निंग यू को भी मदद का वादा किया था। उसे और ज्यादा शक्ति हासिल करनी थी और उसे यह जल्दी करना था। इसे हासिल करने का सबसे सीधा तरीका था डोंगशुआन सूत्र को राजा वर्ग तक पहुंचाना। हान सेन ने पूरे 1 महीने तक प्रशिक्षण कक्ष में डोंगशुआन सूत्र का अभ्यास किया। उसका पूरा शरीर किसी मशीन का हिस्सा सा लग रहा था। हाँ, यह एक मशीन थी। हान सेन के नजरिए से डोंगशुआन का शरीर पूरे ब्रह्मांड को एक विशाल मशीन जैसा बना रहा था। घास, जंगल, पत्थर, पानी, कीड़े, मछलियां, ये सब उस मशीन के अंदर के गियर थे। हर दांतेदार पहिया अलग अलग आकार और बनावट का था, लेकिन वे सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वे सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जब एक दांता घूमता तो उसके बगल वाला दांता भी घूमता, और जो नया दांता घूमता वह अगले दांते को घुमाता और इसी तरह चलता रहा। हान सेन एक अथाह विशाल मशीन के बीच बस एक टुकड़ा था।
हालांकि डोंगशुआन सूत्र की शक्ति से हान सेन को इसके सभी पुर्जों और हर एक के एक दूसरे से संबंध के बारे में व्यापक जानकारी थी। जीनो आर्ट का इस्तेमाल करना अद्भुत लगा। वास्तविक दुनिया में दो वस्तुओं का भले ही कोई दृश्य संबंध न हो, लेकिन हान सेन उनके बीच स्थानांतरित होने वाली शक्ति को देख सकता था। बस हान सेन को यह नहीं पता था कि वह उन रिश्तों को कैसे प्रभावित कर सकता है। हान सेन समझ गया कि यदि उसे कोगो के शक्ति विनिमय को बदलना है, तो उसे राजा क्षेत्र की शक्तियों की आवश्यकता होगी। हर किन क्षेत्र कॉग के घूमने के तरीके को प्रभावित करता था। एक किन क्षेत्र उन्हें तेज या धीमा या यहां तक कि उल्टा भी घुमा सकता था। आसपास के कॉगव्हील के सभी नियम प्रभावित होते थे, जिससे विशेष क्षेत्र पॉकेट बनते थे। मैं फिर से असफल हो गया। हान सेन का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी शक्ति कमजोर पड़ गई थी और उसकी जीवन शक्ति बहुत कम हो गई थी। हान सेन ने अपनी पूरी डोंगशुआन सूत्र शक्ति लगा दी थी। उसने अपनी सारी ऊर्जा कोगव्हील को धकेलने और उसे गतिमान करने में लगा दी, ताकि वह उसका क्षेत्र खोल सके और राजा वर्ग में पहुंच सके। कोगव्हील को गतिमान करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए था। हान सेन से कमजोर कई ड्यूक बिना किसी परेशानी के राजा वर्ग में पहुंच गए। हान सेन की योग्यता और शक्ति ने उन्हें राजा वर्ग के अधिकांश कुलीनों से लड़ने में सक्षम बनाया, लेकिन जब हान सेन ने अपना डोंगशुआन सूत्र डाला तो उनका अपना आत्म ब्रह्मांड का कोगव्हील नहीं घूम पाया। हान सेन ने सोचा कि ऐसा क्यों हो सकता है। राजा क्षेत्र को सार्वभौमिक मशीन के भीतर घूमने के लिए अपने स्वयं के ब्रह्मांडीय कोगव्हील की आवश्यकता थी। सिद्धांत के अनुसार यदि वह पर्याप्त शक्तिशाली होता तो वह अपने कोगव्हील को हिलाकर उससे जुड़े सभी कोगव्हील को स्थानांतरित कर सकता था। हान सेन बहुत शक्तिशाली था। ड्यूक के रूप में वह शायद अपनी तरह का अकेला व्यक्ति था, इसलिए उसका आत्म ब्रह्मांड का पहिया किसी भी अन्य ड्यूक से बड़ा था। दूसरे ड्यूक्स के पास सेल्फ यूनिवर्स कॉगव्हील थे जो शायद सिर्फ एक या दो कॉगव्हील से ही जुड़ पाते, लेकिन हान सेन का सेल्फ यूनिवर्स कॉगव्हील सैकड़ों या हजारों यूनिवर्सल कॉगव्हील से जुड़ सकता था। वह जितने ज्यादा कॉगव्हील से जुड़ा होता, उसे चलाना उतना ही मुश्किल होता। जाहिर है, हान सेन की ताकत इतनी नहीं थी कि वह एक साथ इतने सारे कोग चला सके, इसीलिए उसके लिए राजा वर्ग में आगे बढ़ना इतना मुश्किल था। हान सेन ने अपने डोंगशुआन सूत्र को छोड़कर अपनी जेटस्किन को राजा वर्ग में लाने का फैसला किया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह स्वब्रह्मांड का कोगव्हील भी बहुत शक्तिशाली था। ये बहुत सारे सार्वभौमिक कोगव्हील से जुड़ा था, इसलिए जेटस्किन को राजा वर्ग में ले जाना उतना ही मुश्किल होगा जितना डोंगशुआन सूत्र के साथ चढ़ना। हालांकि सबसे डरावनी बात यह थी कि डोंगशुआन सूत्र सार्वभौमिक कोगव्हील देख सकता था। जब हान सेन ने जेटस्किन का इस्तेमाल किया तो कोगव्हील धुंधले और अस्पष्ट लग रहे थे। वह उन्हें देख नहीं पा रहा था, जिससे चीजें और भी मुश्किल हो गईं। डोंगशुआन सूत्र से मेरे कोगव्हील को घुमाने की सबसे ज्यादा संभावना है। एक बार जब मैं डोंगशुआन सूत्र के साथ आरोहण कर लूंगा तो जेटस्किन के साथ यह आसान हो जाएगा। लेकिन मैं डोंगशुआन सूत्र को कैसे दबाऊं ताकि कोगव्हील घूम सके? हान सेन ने बहुत देर तक इस बारे में सोचा, लेकिन उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। यह असंभव लग रहा था। बहुत ज्यादा ताकतवर होना असल में एक गंभीर समस्या बन गया था। चूंकि उसका शरीर 4 जीनो कलाओं से बंधा हुआ था, इसलिए राजा वर्ग में सिर्फ एक जीनो कला प्राप्त करना उसके आत्म ब्रह्मांड के पहिए को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं था। हान सेन के पास सिर्फ एक ही शरीर था, इसलिए उसके लिए एक ही समय में चारों जीनो आर्ट का इस्तेमाल करके लेवल अप करना नामुमकिन था। यह एक डरावना विचार था, लेकिन उसकी शक्ति और रक्त नाड़ी का टकराव भी उसके शरीर को नष्ट करने के लिए काफी था। ये सौभाग्य की बात है कि मेरे पास केवल 4 जीनो कलाएं हैं। अगर मेरे पास इससे ज्यादा होती तो मैं कभी भी राजा वर्ग में नहीं पहुंच पाता। पवित्र गोलियां भी मेरे आत्म ब्रह्मांड के पहिए को नहीं हिला सकती। हान सेन ने खुद को दिलासा देने की कोशिश की। अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने से कभी काम नहीं चलेगा। मुझे किसी न किसी बाहरी शक्ति का इस्तेमाल करना ही होगा। लेकिन अगर मैं किसी बाहरी शक्ति का इस्तेमाल करके राजा वर्ग तक पहुंच गया तो एक भी दुर्घटना या नियंत्रण का खो जाना असफलता से भी कहीं ज्यादा बुरा कुछ कर सकता है। मेरा पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा। सोचने में बिताया गया सारा समय हान सेन को किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा पाया था। मुझे शक्ति का एक विश्वसनीय स्रोत ढूंढना होगा जो स्थिर भी हो और विनाशकारी भी। ऐसे में मुझे किसी देवता तुल्य व्यक्ति से मदद मांगनी पड़ सकती है। लेकिन कौन सा देवता तुल्य कुलीन वर्ग मेरी मदद के लिए कुछ त्याग करेगा? और मैं किस पर भरोसा करूं? हान सेन ने सोचा। उसे कोई विश्वसनीय देवता तुल्य कुलीन वर्ग नहीं सूझ रहा था। हान सेन को जितने भी देवता मालूम थे, उनमें से उसे छोटी लाल चिड़िया पर सबसे ज्यादा भरोसा था।
लेकिन छोटी लाल चिड़िया की शक्ति थोड़ी ज्यादा अस्थिर थी और अपनी शक्ति को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता भी उतनी परिष्कृत नहीं थी। वह इतना नाजुक काम नहीं कर सकती थी। जिन देवताओं को अपनी शक्ति पर जरूरी नियंत्रण था, उनमें से हान सेन को लगा कि ईशा सबसे भरोसेमंद होगी। जब उसने सोचा कि उसे किस पर सबसे ज्यादा भरोसा है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में यही नाम आया। हालांकि ईशा असल में उसका दुश्मन था। हान सेन भी यह छोटी सी बात याद करके चौंक गया। लेकिन इस खेदजनक तथ्य के बावजूद वह किसी अन्य देवी के बारे में नहीं सोच सका जो उसके समान विश्वसनीय हो। यह अफसोस की बात है कि ईशा अभी भी नैरो मून में है। वह मेरी मदद नहीं कर सकती। मैं राजा का राज्य नहीं छोड़ सकता, हान सेन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सोचा। अगर मैं किसी से मदद नहीं मांग सकता तो मुझे किसी की शक्ति उधार लेनी पड़ेगी। यही एकमात्र रास्ता होगा। हान सेन की आंखें अनिश्चितता से डगमगा गईं। हान सेन यिन यांग ब्लास्ट और ऐसी ही तकनीकों में माहिर था। अगर उसे कुछ स्थिर और मजबूत शक्तियां मिल जाती तो शायद वह आत्म ब्रह्मांड के कोगविल को आगे बढ़ा पाता। लेकिन ऐसा करना चाकू की धार पर नाचने जैसा था। अगर हालात बिगड़े तो हान सेन बर्बाद हो जाएगा। हान सेन को आत्म ब्रह्मांड के पहिए को आगे बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति से भी ज्यादा शक्तिशाली शक्ति का इस्तेमाल करना था। उसे एक ऐसी शक्ति पर संपूर्ण नियंत्रण बनाए रखना था जो उसकी थी ही नहीं। एक छोटी सी गलती भी एक बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती थी। क्या सिरदर्द है? हान सेन ने अपनी कनपटियां रगड़ते हुए सोचा। हालांकि वह अभी भी अपनी परेशानी का कोई हल नहीं निकाल पाया था। मेरे राजकुमार, राजकुमारी तेन बाय लिंग शुआंग आपसे मिलना चाहते हैं। दरवाजे के बाहर से लिली की आवाज आए। वह यहाँ क्यों है? हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। चूंकि एक्सट्रीम किंग मैड स्वॉर्ड के निशान ढूंढने के लिए कई ग्रहों पर खोज कर रहा था, इसलिए हान सेन ने बाय लिंग शुआंग से मिलने वाले 50 किंग क्लास जेनोजेनिक जीन इकट्ठा नहीं किए थे। उनके इस छोटे से सौदे की ओर ध्यान आकर्षित करने का कोई मतलब नहीं था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उससे मिलने आएगी। जब हान सेन लिविंग रूम में दाखिल हुआ तो उसने बाय लिंग शुआंग को वहां चाय पीते हुए पाया। वह बहुत शांत लग रही थी। राजकुमारी टेन, आपने मुझसे मिलने के लिए इतना समय क्यों निकाला? हान सेन ने बाय लिंग शुआंग के बगल वाली कुर्सी पर बैठते हुए सहजता से पूछा। हमारे बीच हुए सौदे की वजह से मैं आपके लिए वो चीजें लाई हूं जिन पर हमने बात की थी। बाय लिंग शुआंग ने अपना हाथ उठाया और उसके पीछे खड़ी 2 नौकरानियों ने हान सेन को एक बहुत बड़ा बक्सा दिया। भाई 16, आप चाहें तो उन्हें गिन सकते हैं, लेकिन 50 राजा वर्ग के जेनोजेनिक जीन हैं। न ज्यादा न कम, बाय लिंग शुआंग ने मुस्कुराते हुए कहा। बहन 10, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। मैं जाकर उन्हें ले आता। तुम्हें उन्हें खुद देने के लिए इतनी दूर आने की जरूरत नहीं थी। हान सेन हंसा और डिब्बा खोला। उसने 50 किंग क्लास जेनोजेनिक जीन गिने। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक और बड़ा प्रस्ताव है, भाई। बाय लिंग शुआंग ने अपना हाथ हिलाया और सभी नौकरानियां तितर बितर हो गईं। बाय लिंग शुआंग का इशारा देखकर हान सेन मुड़ा और लिली को भी जाने का इशारा किया। हॉल खाली हो गया और कमरे में सिर्फ वे दोनों ही बैठे रह गए। मेरे पास एक विश्वसनीय सूत्र है जिसने पुष्टि की है कि इस साल परीक्षाएं जारी नहीं रहेंगी। वे रोड बोन माउंटेन रैंकिंग का उपयोग करेंगे। भाई 16, आप नंबर 1 हो सकते हैं। देवत्व प्राप्त विदेशी खजाने के अलावा आपको डेस्टिनीज टॉवर में एक बार प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। क्या आप अपना प्रवेश टिकट बेचने की योजना बना रहे हैं? बाय लिंग शुआंग ने पूछा। उसकी खूबसूरत आंखें सीधे हान सेन को घूर रही थीं। हान सेन को डेस्टिनीज टावर में प्रवेश का टिकट बेचने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिससे बाय लिंग शुआंग बहुत निराश हुई। खुशकिस्मती से उसने इस विषय को और आगे नहीं बढ़ाया। 2 दिन बाद महल से कोई हान सेन को उसकी परीक्षा का इनाम देने आया। हालांकि इनाम बाय लिंग शुआंग की भविष्यवाणी से थोड़ा अलग था। हान सेन को वह पास प्राप्त हुआ जिससे उसे डेस्टिनी टॉवर में प्रवेश मिल सकता था, लेकिन उसे वह दिव्य खजाना नहीं मिला जिसका उल्लेख बाय लिंग शुआंग ने किया था। हान सेन ने एक पल के लिए इस मुद्दे पर विचार किया और उसे लगा कि वह समझ गया है। शायद राजा बाय को अभी भी शक था, इसलिए उसने वह देवतुल्य खजाना रोक लिया जो आमतौर पर पहले आने वाले को दिया जाता है। डेस्टिनीज टावर में प्रवेश की अनुमति मिलना अभी भी एक बड़ा इनाम है। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि क्या वह डेस्टिनीज टावर मेरे टावर जैसा ही है या अलग। हान सेन को जब से पता चला था कि एक्सट्रीम किंग का डेस्टिनीज टावर मौजूद है, तब से वह उसके बारे में जानने को उत्सुक था। अफसरों को भगाने के बाद हान सेन ने पास अपनी जेब में रख लिया और डेस्टिनीज टावर देखने चला गया।
उसे निजी तौर पर कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं फॉक्स क्वीन को पता न चल जाए कि उसे पास मिल गया है। वह उसे जल्दी से ढूंढ लेगी और उसे टावर से कुछ चुराने को कहेगी, इसमें कोई शक नहीं। ये बहुत जोखिम भरा होगा। डेस्टिनीज टावर पर जाने के बाद हान सेन को समझ आया कि वहां जाने की इजाजत पाना इतना मुश्किल क्यों था। एक तो एक्सट्रीम किंग नहीं चाहते थे कि ज्यादा लोग डेस्टिनीज टावर के राज जाने, लेकिन एक और वजह भी थी। डेस्टिनीज टावर को खोलने के लिए 4 देवता रूपी कुलीनों की ताकत की जरूरत थी। चारों को अपनी ताकत मिलाकर दरवाजा इतना खोलना था कि एक व्यक्ति अंदर जा सके। हर बार जब डेस्टिनीज टावर खोला जाता तो चारों देवता थककर चूर हो जाते। उन्हें ठीक होने में 2 से 3 महीने लगते और इसके लिए उन्हें एक बहुत ही दुर्लभ और विशेष सामग्री की जरूरत पड़ती। हालांकि हान सेन को डेस्टिनीज टावर में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई थी, लेकिन इसका उपयोग करने से पहले उसे पंजीकरण कराना होगा। हान सेन द्वारा सभी पंजीकरण फॉर्म निपटाने के बाद उसे बताया गया कि उसे 17 दिनों में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। उसे समय पर वहां पहुंचना होगा। अगर वह 1 सेकंड भी देर से पहुंचा तो उसे डेस्टिनीज टावर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। हान सेन उदास था, लेकिन उसे पता था कि 17 दिन जल्दी बीत जाएंगे। यह एक्सट्रीम किंग सरकार की ताकत का सबूत था कि उनके पास दरवाजा खोलने के लिए 4 देवता रूपी कुलीन लोग खड़े थे। ज्यादातर जातियों में कौन जानता था कि 4 देवता रूपी कुलीन लोगों को इकट्ठा करने में कितना समय लगेगा। लेकिन देरी के कारण हान सेन ने फॉक्स क्वीन से बचने की सारी उम्मीद खो दी। घर पहुंचते ही उसने देखा कि चुलबुली लोमड़ी रानी उसके बिस्तर पर लेटी हुई है। उसकी आंखें चांद जैसी थीं और वह हान सेन की तरफ मुस्कुरा रही थी। मेरे प्यारे भाई, क्या तुमने डेस्टिनीज टावर में प्रवेश के लिए पंजीकरण कराया है? ये हो गया। हान सेन ने अपने कंधे झुका लिए और एक कुर्सी पर बैठ गया। फॉक्स क्वीन खड़ी हुई और हान सेन के पास गई। उसने पीछे से हान सेन को अपनी बाहों में भर लिया और अपनी उंगलियों से हान सेन की छाती पर गोले बना दिए। हान सेन को अपनी पीठ पर किसी मुलायम चीज का दबाव महसूस हुआ। उसका खूबसूरत चेहरा उसके चेहरे से टकराया और उसके लाल होंठ उसके कान के पास आकर फुसफुसाए, डेस्टिनीज टावर से लोमड़ी के खजाने को बाहर निकालने में मेरी मदद करो और मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं मदद नहीं करना चाहता, मुझे बस डर है कि अगर मैंने मदद की तो मुझे आपसे बात करने का कभी मौका नहीं मिलेगा, हान सेन ने कहा। लोमड़ी रानी हंस पड़ी। उसने हान सेन का गाल अपनी छाती पर खींचा और कहा, मैं तुम्हें मरने क्यों दूंगी? मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम उस चीज को चुरा सकते हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम पर कोई शक नहीं होगा। उसके बाद मैं तुम्हें एक्सट्रीम किंग से छुड़ाने में मदद कर सकती हूँ। फिर लोमड़ी जाति तुम्हारी बहुत आभारी होगी। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ लोमड़ी के पास वापस आ सकते हो। आखिरकार हमारे पास तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए कई खूबसूरत औरतें हैं। मत करो, मैं बहुत बदकिस्मत हूं, मैं कभी भी इतना भाग्यशाली नहीं हो सकता कि उस स्थिति में फंस जाऊं। तुम मुझे डेस्टिनीज टावर में इस फॉक्स आइटम के बारे में क्यों नहीं बताते? इसे चुराने की क्या योजना है? हान सेन ने कहा। लोमड़ी रानी बहुत उदास लग रही थी। वह कुर्सी के पास से हटकर हान सेन की गोद में बैठ गई। हान सेन की गर्दन से लगकर उसने आह भरी। मैं बहुत देर तक भूत हाटी के महल में फंसी रही। बाहर निकलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि आज का ब्रह्मांड उस ब्रह्मांड से बहुत अलग है जिसे मैं पहले जानती थी। एक्सट्रीम किंग पहले पवित्र नेता के गुलाम हुआ करते थे, लेकिन अब वे सर्वोच्च जातियों में से एक बन गए हैं। हालांकि लोमड़ी नहीं गिरी, लेकिन एक्सट्रीम किंग ने हमारे खजाने पर कब्जा कर लिया। इस वजह से मेरे लोग उसे तोड़कर देवता नहीं बन पाए। हमें जीवित रहने के लिए अपनी सुंदरता का इस्तेमाल करना पड़ा है। कुछ देर रुकने के बाद लोमड़ी रानी ने आगे कहा, जब से मैं घोस्ट बोन पैलेस से निकली हूं तब से मैं खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रही हूं और मुझे पता चला है कि राजा बाओही हमारा खजाना चुराकर ले गए थे। उन्होंने इसे डेस्टिनीज टावर के अंदर रख दिया था। मैं वहां नहीं जा सकती, इसलिए मुझे आपसे आकर इसे लाने के लिए कहना पड़ा। लोमड़ी रानी बहुत दयनीय लग रही थी और उसका उदास चेहरा ही ज्यादातर लोगों को उसकी मदद करने के लिए प्रेरित कर देता। हान सेन जानता था कि लोमड़ी रानी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, फिर भी उसे अपराधबोध हो रहा था। लोमड़ियों का ये खजाना क्या है? राजा बाओ इसे डेस्टिनीज टावर में क्यों रखेंगे? लोमड़ी रानी हिचकिचाई, लेकिन अंततः बोली, इस खजाने का नाम 9 स्पिन डेस्टिनी मिरर है। ये लोमड़ी विशेष रूप से देवताकृत खजाना है। जब कोई लोमड़ी राजा वर्ग में प्रवेश करती है तो उसे 9 बार पुनर्जन्म लेने के लिए 9 स्पिन डेस्टिनी मिरर की आवश्यकता होती है।
तभी वह देवताकृत हो सकती है। 9 स्पिन डेस्टिनी मिरर होने के बाद लोमड़ी का एक भी सदस्य देवताकृत नहीं हो पाया है। एक उच्च जाति के लिए ये बहुत दुखद है। मुझे आशा है कि आप हमारी दुर्दशा समझ सकते हैं। और मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि राजा बाओ ने 9 स्पिन वाला डेस्टिनी मिरर डेस्टिनी टॉवर में क्यों रखा था। आमतौर पर लोमड़ी के अलावा कोई भी इस मिरर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। उसने फॉक्स क्वीन से, जो उसकी बाहों में थी, पूछा, मैं 9 स्पिन डेस्टिनी मिरर को टावर से कैसे निकालूं? लोमड़ी रानी ने पलकें झपकाईं और कहा, मैं तुम पर लोमड़ी की एक तकनीक इस्तेमाल कर सकती हूं। फिर तुम्हें अस्थायी रूप से लोमड़ी की शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। जब तुम 9 स्पिन भाग्य दर्पण को देखोगी, अगर वह बंधा हुआ नहीं है तो तुम्हें हिलना भी नहीं पड़ेगा। वह सीधे तुम्हारी ओर उड़ाएगा। फिर तुम उसे अपने शरीर में छिपाकर बिना देखे ही ले जा सकती हो। यह मुश्किल नहीं होगा। हान सेन ने सिर हिलाया और कहा, अगर यह सच है तो मैं कोशिश कर सकता हूं। लेकिन मैं तुमसे सिर्फ यही वादा कर सकता हूं कि मैं कोशिश करूंगा। मैं ये वादा नहीं कर सकता कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। लोमड़ी रानी तुरंत मुस्कुराई। उसने हान सेन की ठुड्डी उठाए और उसके गाल पर चुंबन किया। उसने कहा, अच्छा छोटे भाई, तुम मेरी बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो, भले ही तुम बस कोशिश ही क्यों न करो। पूरी लोमड़ी जाति तुम्हारा बहुत सम्मान करेगी। अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत पड़ी तो लोमड़ी और मैं तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। कोई बात नहीं बहन, अगर मैं सचमुच ऐसा कर सकता हूं तो हमारे बीच के रिश्ते की वजह से मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हान सेन की बात से ऐसा लग रहा था जैसे वह सहमत हो, लेकिन अंदर ही अंदर वह कुछ और ही सोच रहा था। हान सेन कुछ कहने के लिए पीछे हटने ही वाला था कि उसने देखा कि लोमड़ी रानी की पूंछ आगे पीछे हिलने लगी है। पूंछ की बाद की छवियां पदार्थ की श्रृंखलाओं में बदल गईं और अचानक ऐसा लगा जैसे हवा में 9 पूंछें झूल रही हों। ये पूंछें लोमड़ी रानी और हान सेन के चारों ओर घूम गईं और उन्हें एक पिंजरे की तरह अपने अंदर फंसा लिया। लोमड़ी रानी की आंखें चांदी सी चमक उठीं और उसकी बर्फ सी सफेद त्वचा पर अजीब अजीब चांदी के चिन्ह चमक उठे। वे टैटू जैसे लग रहे थे, उसकी त्वचा पर नहीं बल्कि उसके अंदर। उसी समय झरने के पानी की तरह बहती हुई शक्ति फॉक्स क्वीन के होठों के बीच से होते हुए सीधे हान सेन के मुंह में चली गई। हान सेन के शरीर में ठंडी हवा दौड़ गई। उसकी कोशिकाओं को ऐसा लगा जैसे किसी पहाड़ी झरने ने उन्हें पूरी तरह से साफ कर दिया हो। एक बार जब वह शीतल ऊर्जा हान सेन की कोशिकाओं में समा गई तो उसके शरीर में कुछ अजीबोगरीब बदलाव आए। उसके शरीर से एक ऐसी खुशबू आ रही थी जिसे वह मुश्किल से सूंघ पा रहा था, और उसकी खुशबू उसकी नाक की नोक तक पहुंच रही थी। मैंने तुम्हें गुप्त लोमड़ी तकनीक दी है। अब तुम्हारे शरीर में 9 स्पिन लोमड़ी की शक्ति है। अगर तुम मेरी इच्छा का पालन करो और 9 स्पिन लोमड़ी की सुगंध का प्रयोग करो तो तुम अस्थायी रूप से लोमड़ी की शक्तियों का प्रयोग कर सकती हो। लोमड़ी रानी के होंठ हान सेन के होठों से जुड़े रहे, लेकिन उसकी आवाज हान सेन के दिमाग में गूंज रही थी। हान सेन ने हल्के से सिर हिलाया। लोमड़ी रानी की इच्छा का पालन करते हुए उसने शक्ति को अपने अंदर प्रवाहित होने दिया। लोमड़ी रानी ने हान सेन के शरीर में और भी ज्यादा शक्ति भेजी। हान सेन ने शक्ति का संचार किया और वह बढ़ने लगी। खुशबू और भी तेज होती गई। ऐसा लगा जैसे हान सेन फूलों के समुद्र में तैर रहा हो। कुछ ही देर बाद हान सेन के शरीर में मौजूद खुशबू हल्की होकर गायब हो गई और उसे अब उसकी गंध बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी। 1 मिनट बाद खुशबू वापस आ गई। खुशबू तेज और हल्की के बीच घूमती रही और ऐसा 9 बार हुआ। हान सेन के अंदर लोमड़ी रानी की शक्ति बहुत तेज हो गई थी और वह हान सेन के शरीर के साथ मिल गई। हान सेन की त्वचा पर एक बहुत ही हल्का चांदी का प्रतीक उभर आया। ये फॉक्स क्वीन के प्रतीकों जैसा ही लग रहा था, लेकिन उतना चमकदार नहीं था। हान सेन का प्रतीक उसकी तुलना में काफी फीका था। हान सेन पर चांदी के फूल का प्रतीक देखकर फॉक्स क्वीन को अविश्वसनीय खुशी महसूस हुई। उसने सोचा था कि हान सेन में लोमड़ी का खून नहीं है, इसलिए उसने केवल यह उम्मीद की थी कि वह 9 स्पिन फॉक्स परफ्यूम में डाली गई शक्ति का लगभग 20% ही अवशोषित करेगा। लेकिन किसी वजह से हान सेन 9 स्पिन फॉक्स परफ्यूम की ऊर्जा का एक एक अंश सोखने में कामयाब रहा था जो उसने उसे भेजी थी। इसी वजह से उसकी त्वचा पर फॉक्स का निशान उभर आया था। फॉक्स क्वीन को कम से कम हैरानी तो हुई ही होगी। अजीब है, क्या उसके शरीर में लोमड़ी का खून या कुछ और है? वह लोमड़ी के प्रतीक को कैसे धारण कर सकता है? लोमड़ी रानी उलझन में पड़ गई। लेकिन 1-2 सेकंड बाद फॉक्स क्वीन ने एक फैसला किया। उसने शुरू में इस कौशल को यही रोकने की योजना बनाई थी, लेकिन इसके बजाय उसने इसे चालू रखा।
लोमड़ी रानी की त्वचा पर चांदी के निशान लगातार फैलते गए। ये चिन्ह धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ते गए और उसकी पीठ पर 9 पूंछों वाली चांदी की लोमड़ी का रूप ले लिया। वह प्रतीक कितना अजीब था, मानो लोमड़ी रानी की गोरी त्वचा पर कोई जिंदा लोमड़ी लेटी हो। उसकी छोटी छोटी चांदी जैसी आंखें थीं और वे सीधे हानसेन को घूर रही थीं। फॉक्स क्वीन ने हानसेन को जितनी ज्यादा शक्ति दी, उसका चांदी का पैटर्न उतना ही चमकदार होता गया। चांदी के प्रतीक लगातार चमकते रहे और फॉक्स क्वीन की तरह ही वे आपस में जुड़ने लगे। जल्द ही वे 9 पूंछ वाली लोमड़ी की तरह दिखने लगे जो चमकती चांदी की तरह चमक रही थी। हानसेन को ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर की सारी ऊर्जा उसके शरीर में बेतहाशा दौड़ रही हो। उसे लगा जैसे लगाम के बिना एक जंगली घोड़ा हो। चीजें उसके नियंत्रण से बाहर होती जा रही थीं। लोमड़ी रानी, रुको, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, हानसेन ने अपनी वसीयत के जरिए लोमड़ी रानी से कहा। लोमड़ी रानी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसकी बाहें हानसेन की गर्दन में लिपटी हुई थीं और उसकी टांगें उसकी कमर के चारों ओर कसी हुई थीं। वे अभी भी चुंबन ले रहे थे, जबकि चांदी के पदार्थ की जंजीरें हानसेन के शरीर में गहराई तक धंसी हुई थीं। लोमड़ी रानी, तुम क्या कर रही हो? हानसेन ने अपनी इच्छा शक्ति से पूछा। जैसे ही उसने उसके खिलाफ संघर्ष करना शुरू किया, उसका चेहरा कठोर हो गया, लेकिन लोमड़ी रानी की शक्ति उसे दबाए रखने में सक्षम थी। लोमड़ी रानी ने आखिरकार जवाब दिया। वह मुस्कुराए। उसने अपने होंठ नहीं हिलाए, लेकिन उसकी आवाज हानसेन के कानों में गूंजती रही। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे इस शरीर में इतनी असाधारण प्रतिभा होगी। तुम लोमड़ी के निशान बना सकते हो। मैंने तुम्हारी मदद के लिए अपने सारे 9 स्पिन फॉक्स परफ्यूम का इस्तेमाल किया है, ताकि तुम्हारा शरीर स्वाभाविक रूप से 9 स्पिन फॉक्स बॉडी बन जाए। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा और इससे तुम 9 स्पिन डेस्टिनी मिरर को और भी आसानी से नियंत्रित कर पाओगे। लोमड़ी रानी, क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं 3 साल का हूं? हानसेन ने अपनी इच्छाशक्ति से गुर्राते हुए कहा। लोमड़ी रानी की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। मेरे प्यारे भाई, जैसा कहा जा रहा है वैसा ही क्यों नहीं करते? मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगी। जैसे ही फॉक्स क्वीन के शब्द हानसेन के दिमाग में गूंजे, एक चांदी जैसी जंजीर हानसेन के मुंह में चली गई। हानसेन की 9 स्पिन फॉक्स शक्ति और भी मजबूत होती जा रही थी। शक्ति हानसेन के नियंत्रण से लगभग बाहर हो गई थी। वह लोमड़ी रानी की इच्छा का पालन करते हुए उसके शरीर के अंदर बेकाबू होकर दौड़ रही थी। हानसेन की त्वचा पर 9 पूंछ वाली चांदी की लोमड़ी का प्रतीक चमक उठा और ऐसा लग रहा था मानो वह जीवित हो जाएगी। अब हानसेन को यकीन हो गया था कि फॉक्स क्वीन उसे कोई तकनीक सिखाने की कोशिश नहीं कर रही थी, वह उसके शरीर पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही थी। बेशक लोमड़ी रानी इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। उसने हानसेन के समझाने के प्रयासों को अनसुना कर दिया और अपनी शक्ति उसके अंदर उड़ेलती रही। जैसा कि हानसेन का मानना था, फॉक्स क्वीन हानसेन के शरीर को 9 स्पिन फॉक्स क्लोन में बदलने की कोशिश कर रही थी। अगर वह ऐसा कर पाती तो वह हानसेन को पूरी तरह से नियंत्रित कर पाती। सहयोग की अनिश्चितता की कोई जरूरत नहीं होती। वह उसे सीधे नियंत्रित करके खुद को परेशानी से बचा सकती थी। यह विचार उसके मन में अचानक आया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि हानसेन का शरीर लोमड़ी का प्रतीक बना सकता है। शुरुआत में उसने जो कहा था वह पूरी तरह झूठ नहीं था। हानसेन फॉक्स क्वीन को समझता था और वैसे भी उसने उस पर कभी भरोसा नहीं किया था। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह सच बोल रही थी या नहीं, उसके पास अपनी एक योजना थी। अगर लोमड़ी रानी ईमानदार होती और हानसेन को अपने वादे के मुताबिक कोई नई क्षमता दे देती तो वह निराश हो जाता। अगर उसने ऐसा किया होता तो वह हानसेन को उसकी योजना पूरी करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं दे पाती। हानसेन फॉक्स क्वीन की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने आत्मा ब्रह्मांड के पहिए को आगे बढ़ाना चाहता था। इस तरह वह राजा वर्ग तक पहुंच सकता था। यह एक बड़ा जोखिम था, लेकिन लड़ाई के बीच किसी और की शक्ति को दबाने की कोशिश की तुलना में यह कहीं ज्यादा आसान था। युद्ध के लिए बुलाई गई शक्ति कहीं ज्यादा विनाशकारी होगी। खुद को नष्ट किए बिना उसे अपने शरीर में निर्देशित करना आसान नहीं होगा। उसे इतनी सटीकता से नियंत्रित करना कि वह आत्मा ब्रह्मांड के कोगवील को चला सके और भी मुश्किल होगा। लेकिन अब लोमड़ी रानी अपनी शक्ति सीधे हानसेन के शरीर में भेज रही थी और यह शक्ति उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं थी। इससे उसकी बहुत सी मुसीबतें बच गईं। हानसेन जानता था कि यह दैवीय शक्ति उधार लेने का सबसे अच्छा मौका था। जब हानसेन को लगा कि उसके भीतर जरूरी ऊर्जा जमा हो गई है, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दोनशुआन सूत्र का सहारा लिया।
वह उस शक्ति का इस्तेमाल अपने आत्मा ब्रह्मांड के पहिए को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहता था। लोमड़ी रानी को अचानक हान सेन के शरीर में कुछ हलचल महसूस हुई। उसे एहसास हुआ कि हान सेन क्या करने की कोशिश कर रहा है, और वह गहरी हंसी हंस पड़ी। हान सेन कुछ नहीं बोला। उसने अपने डोंगशुआन सूत्र पर ध्यान केंद्रित किया और उसकी शक्ति का उपयोग करके अपने भीतर उमड़ रही शक्ति की धारा को दिशा देने की कोशिश की। उसने उसे अपने आत्मा ब्रह्मांड के चक्र की ओर मोड़ने की कोशिश की। हालांकि हान सेन यिन यांग ब्लास्ट और यिन यांग परिवर्तन की तकनीकों में निपुण था, लेकिन फॉक्स क्वीन उसमें इतनी शक्ति डाल रही थी कि उसके लिए विशाल मात्रा का मार्गदर्शन करना मुश्किल हो रहा था। 9 पूंछ वाली चांदी की लोमड़ी के निशान ने हान सेन के शरीर को किसी राक्षस की परछाई की तरह ढक लिया था। वह अजीब सी खुशबू तेज होती जा रही थी, और ऐसा लग रहा था मानो वह ठोस और मूर्त होती जा रही हो। ये व्यर्थ है। एक ड्यूक के रूप में आपकी शक्ति की एक सीमा है। कोई भी अन्य ड्यूक आपकी ताकत की बराबरी नहीं कर सकता, और प्रथम या द्वितीय श्रेणी के राजा भी आपकी बराबरी करने की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन मेरी तुलना में आप बहुत कमजोर हैं। क्या आपको सच में विश्वास है कि आप मेरी शक्ति का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं? आप मजाक कर रहे होंगे। फॉक्स क्वीन की आवाज हान सेन के दिमाग में फुसफुसाई। फॉक्स क्वीन का शरीर हान सेन से कसकर लिपटा हुआ था और उसके होंठ उसके होंठों से सटे हुए थे। जैसे ही उसने 9 स्पिन फॉक्स की शक्तियों को हान सेन में उंडेल दिया, उसने उस शक्ति को नियंत्रित किया जो हान सेन में उमड़ रही थी, और उसे धीरे धीरे हान सेन को 9 स्पिन फॉक्स क्लोन में बदलने के लिए निर्देशित किया। हान सेन ने 9 स्पिन फॉक्स पावर को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह उसकी आदत से बिल्कुल अलग थी। उसने इसे फॉक्स क्वीन के नियंत्रण से छीनने और इसके उद्देश्य को बदलने की कोशिश की, लेकिन उसने अपनी ऊर्जा पर मजबूत पकड़ बनाए रखी। वह एक नई चाल चलने ही वाला था कि अचानक उसकी पीठ में गर्मी महसूस हुई। एक डरावनी शक्ति उसकी पीठ पर फैलने लगी। हान सेन आश्चर्य से सिहर उठा। वह अपनी बनाई चाल चलने को तैयार नहीं था, लेकिन उसकी पीठ से एक विदेशी शक्ति निकल रही थी। वह शक्ति हान सेन की नहीं थी, लेकिन वह समझ सकता था कि वह लोमड़ी रानी की भी नहीं थी। हान सेन की पीठ से कुछ लाल सा निकला। हान सेन ने उसे अच्छी तरह देखने के लिए अपना डोंगशुआन आभामंडल सक्रिय किया। उसकी पीठ की त्वचा, जो पहले लोमड़ी के निशानों से ढकी हुई थी, लाल हो गई थी। खून जैसा रंग गहरा होता गया और एक लाल रंग की छवि उभरने लगी। वह है प्राचीन रक्त ड्रैगन लेडी। हान सेन चौंक गया। हान सेन की पीठ पर लाल निशान एक औरत जैसा दिख रहा था, जिसका ऊपरी शरीर इंसान जैसा और निचला शरीर रेंगते हुए सांप जैसा था। उसके सिर से एक सींग निकला हुआ था। यह एक भद्दी छवि थी और आकृति बिल्कुल किसी प्रेत जैसी लग रही थी। हालांकि उसे यकीन था कि यह प्राचीन रक्त ड्रैगन लेडी ही थी। क्या ये वही तस्वीर है जो उस कैदी ने मेरी पीठ पर तब बनाई थी जब मैं पवित्र शहर में था? हान सेन जानता था कि वह पेंटिंग कहां से आई थी। उस समय वह अपनी पीठ पर बनी तस्वीर को देख नहीं पा रहा था। उसके गायब होने से ठीक पहले बाओ एर ने उसे बताया कि वह एक बदसूरत औरत है। हान सेन को पहली बार उसे देखने का मौका मिला था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह तस्वीर अभी भी उसकी पीठ पर छिपी हुई है, या कि लोमड़ी रानी उसे इस तरह से सक्रिय कर देगी। हान सेन को नहीं पता था कि पेंटिंग क्या करती है, लेकिन उस चित्र से निकलने वाली शक्ति उतनी ही प्रबल थी जितनी फॉक्स क्वीन उसके अंदर दबा रही थी। इसने 9 स्पिन फॉक्स के निशानों को दूर धकेल दिया और उसकी पूरी पीठ पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। हान सेन की पीठ दर्द से कराह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे गर्म लोहे से दाग दिया गया हो। 9 स्पिन फॉक्स की शक्ति निश्चित रूप से पीछे धकेल दी गई थी। जैसे जैसे प्राचीन रक्त ड्रैगन लेडी की पेंटिंग और विस्तृत होती गई, प्राचीन रक्त ड्रैगन लेडी की एक परछाई प्रकट हुई। वह 9 पूंछ वाली लोमड़ी की परछाई के सामने खड़ी थी। उसने हान सेन की पीठ को ढांक लिया, जबकि लोमड़ी ने हान सेन की छाती को। दोनों शक्तियां उसके अंदर वर्चस्व के लिए लड़ रही थीं। पवित्र रक्त की मूर्ति, तुम्हारे पास पवित्र रक्त की मूर्ति क्यों है? लोमड़ी रानी चीखी। वह बहुत डरी हुई लग रही थी। उसने खुद को हान सेन के शरीर से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अब कोई चीज उसे अपनी ओर खींच रही थी। वह हिल नहीं पा रही थी और उसकी शक्ति बेकाबू होकर हान सेन के शरीर में घुस रही थी। पवित्र रक्त प्रतिमा क्या है? हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। स्थिति बेकाबू होती जा रही थी। रक्त रंग की पेंटिंग अभी भी वही थी और उसका दिल दुखने लगा था। लोमड़ी रानी डर के मारे बड़बड़ा रही थी। असंभव, पवित्रता नष्ट हो गई है। पवित्र नेता मर गया है। कोई भी जीवित व्यक्ति पवित्र रक्त की मूर्ति नहीं बना सकता। ये कैसे संभव है? पवित्र रक्त प्रतिमा क्या है?
हान सेन ने दोहराया जब फॉक्स क्वीन ने कोई मतलब नहीं निकाला। लोमड़ी रानी ने थोड़ा शांत होने की कोशिश की, लेकिन वह अभी भी सदमे में थी और उसने कहा, यह पवित्र नेता द्वारा अधीनस्थों को नियंत्रित करने का एक तरीका था। अगर किसी के शरीर पर पवित्र रक्त प्रतिमा की छवि बनाई जाती तो वह शरीर कभी भी भस्म हो सकता था। जब तक पवित्र रक्त प्रतिमा सक्रिय नहीं होती तब तक कुछ भी गलत नहीं होता। ये चित्र लाभदायक भी हो सकता है। ये चुपचाप आपके शरीर को शक्तिशाली बना सकता है। लेकिन पवित्र रक्त प्रतिमा अब सक्रिय हो गई है, इसलिए यह अपने मेजबान की शक्ति और मांस को तब तक खाना शुरू कर देगी जब तक कि वे पूरी तरह से खा न जाएं। तुम्हारे पास पवित्र रक्त की मूर्ति क्यों है? और क्या ये प्राचीन रक्त ड्रैगन लेडी का रक्त चित्र है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे लगभग मरवा ही दिया था। फॉक्स क्वीन ने दांत पीसते हुए अपनी शक्ति का आह्वान किया। वह अपनी शक्ति का उपयोग करके खुद को हान सेन के शरीर से बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन पवित्र रक्त की मूर्ति के प्रभाव में उसकी शक्तियां मानो चुंबकित हो गई थीं। फॉक्स क्वीन भाग नहीं सकती थी, इसलिए उसकी ऊर्जा हान सेन के शरीर में प्रवाहित होती रही। हान सेन अपनी पीठ पर पवित्र रक्त की मूर्ति को साफ महसूस कर सकता था। वह किसी खूंखार प्रेत की तरह उसकी शक्ति और शरीर को बुरी तरह नोच रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही उसका शरीर पवित्र रक्त की मूर्ति द्वारा निगल लिया जाएगा। लेकिन पवित्र रक्त प्रतिमा की शक्ति हान सेन के शरीर में पहले ही समा चुकी थी और वह शक्ति उसके अंदर भी थी। अगर हान सेन पवित्र रक्त प्रतिमा को नष्ट करने की कोशिश करता तो इसका मतलब होता कि वह अपना ही शरीर नष्ट कर रहा होता। अगर ऐसा हुआ तो उसकी मौत हो जाती। भाड़ में जाओ, वो मादरचोद पवित्र नेता तो गड़बड़ हो गया। कौन सा पागल ऐसी जीनोकला बनाता है? हान सेन ने कसम खाए। जब फॉक्स क्वीन को एहसास हुआ कि वह अब खुद को पूरी तरह से अलग नहीं कर पा रही है, तो उसने उस शक्ति से अपना नाता पूरी तरह तोड़ दिया। उसे तुरंत खून की खांसी होने लगी और उसका चेहरा चादर की तरह सफेद पड़ गया। लेकिन कम से कम वह हान सेन से खुद को अलग करने में कामयाब रही। वह लड़खड़ाते हुए उसके शरीर से दूर हो गई। उसने बहुत शक्ति खर्च कर दी थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने शरीर का एक बड़ा हिस्सा काट डाला हो। अपनी शक्ति को काटने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। फॉक्स क्वीन की शक्ति के बिना हान सेन का 9 पूंछ वाला फॉक्स का निशान धुंधलाने लगा। अब उसके पास पवित्र रक्त प्रतिमा वाली प्राचीन रक्त ड्रैगन लेडी से लड़ने के लिए बहुत कम ऊर्जा थी। वह भस्म होता जा रहा था। खेल खत्म, खेल खत्म। फॉक्स क्वीन घबराई हुई लग रही थी। डेस्टिनीज टॉवर तक पहुंचने की उसकी कोशिश बुरी तरह नाकाम हो गई थी। हान सेन पवित्र रक्त प्रतिमा द्वारा भस्म हो रहा था और केवल भगवान ही जानता था कि उसे डेस्टिनी टॉवर में प्रवेश करने का एक और मौका कब मिलेगा। लोमड़ी रानी ने हान सेन को उलझी हुई भावनाओं से देखा। फिर वह पैर पटकती हुई चली गई। पवित्र रक्त प्रतिमा सक्रिय हो चुकी थी और हान सेन अपनी मौत की ओर बढ़ रहा था। अगर वह वहीं रही और उसका पता चल गया तो पता चल जाएगा कि उसने राजकुमार 16 की हत्या कर दी है। यह अच्छा नहीं होगा। जाते हुए फॉक्स क्वीन उदास हो गई। उसने सोचा कि वह 9 स्पिन डेस्टिनी मिरर वापस पा सकती है, लेकिन उसकी अपनी लालच की वजह से उसका मौका हाथ से निकल गया। इसके अलावा वह अब गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। जिस देवी देवता की वस्तु को चुराने की उसने योजना बनाई थी, उसकी मदद के बिना उसे ठीक होने में कम से कम 1 साल लग जाता।